हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। हेलो गाइस। गाइस, आपको पता ही है कि इस चैनल पर डेली डेली न्यू अपडेट्स के साथ वीडियो आती रहती हैं और आपके कोर्स को आसान बनाती रहती हैं। गाइस, पॉलिटेक्निक स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को मैंने काफ़ी आसान बना दिया है और कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपके मन से इन सभी चीज़ों का डर निकाल दूँ। जैसे कि एग्ज़ाम में डर लगता है कि पेपर में क्या होगा, बड़ी दिक्कत आने वाली है, तो इन सब का मैं आपके मन से डर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले पहले। ओके गाइस, इसी क्रम में आज का हम लोग वीडियो लेकर आए हैं इंटरनल वायरिंग का। इंटरनल वायरिंग का वीडियो है गाइस आज का, जो कि मैंने बनाया है 2 रूम और एक बरामदा। एक ऐसा घर है इसमें 2 रूम है और एक बरामदा है। एक ऐसे घर का वीडियो लेके आए हम लोग जिसमें 2 कमरे हैं, एक बरामदा है, उसमें हमको इंटरनल वायरिंग करनी है। 2 कमरे हैं, एक बरामदा है, उसमें हमें इंटरनल वायरिंग करनी है। इंटरनल वायरिंग का इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पीछे वजह भी है, रीज़न भी है। इसके पीछे रीज़न ये है गाइस कि ई डबल डी ई फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो कंपलसरी है कि दोनों में पूछा जाएगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि ये दोनों में से किसी एक भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में ना पूछा जाए। ओके गाइस, देखिए ई सेकंड में इस टॉपिक के 30 मार्क्स के आने के चांस रहते हैं। कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। लेकिन ई सेकंड में अगर हम पिछले कुछ सालों के पेपर उठाकर देखते हैं तो उसमें ये 20 नंबर का टॉपिक आया हुआ है। कितने नंबर का आया हुआ है? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स 50 में से। और ई सेकंड में क्या रहता है कि ये 30 मार्क्स का आने का चांस रहता है इसका। कितने में से? 100 में से। और ये गारंटी है कि आएगा कन्फर्म। आप कभी भी ये मत सोचना कि ऐसा भी हो सकता है कि ये टॉपिक ना आए या ऑप्शन में आए। ये टॉपिक हमेशा कंपलसरी फॉर्म में आता है और ज़रूर ही पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में मैं स्पेशली ई फर्स्ट की हैसियत से एक ऐसा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चों को मैंने ये न्यूमेरिकल असाइनमेंट के तौर पर भी दिया था, तो अब वो कोई भी इसको पूरा नहीं कर पाया। तो अब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और शायद आप फिर इस न्यूमेरिकल को पूरा कर पाएँ। ओके गाइस, चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे और आज का न्यूमेरिकल पूरा करते हैं। और गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप वीडियो को स्किप मत किया करो, हमेशा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा करो। उसके पीछे का लॉजिक ये है गाइस कि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो क्या पता ऐसा कोई स्टेप हो जो आपको छूट जाए। देखिए, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर वालों को तो ऑलरेडी इंटरनल वायरिंग मोस्टली लोगों को आती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेकेंड ईयर के लिहाज से इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले, पॉलिटेक्निक वाले जो हैं, उनके हिसाब से इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप करना ना, उनके लिए अपने कम से कम 50 में से 20 नंबर को स्किप करना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए स्पेशली, जिन लोग को वायरिंग नहीं आती है, उनके लिए इस टॉपिक का एक भी सेकंड स्किप करना ऐसे है जैसे वो लगभग 20 नंबर स्किप कर देंगे अपने 50 में से। और मुझे नहीं लगता कोई भी एक भी ऐसा होगा जो 50 में से अपने 20 नंबर के कोई स्किप करना चाहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये मेरी गारंटी है कि वीडियो में बताई गई एक एक बात पूरी तरह सच है। आपको जरा सी भी क्वेरी अगर वीडियो में लगती है, आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताओ कि सर ये क्वेरी लग रही है मुझे, और ये मुझे लग रहा है कि आपने गलत बताया है। हो सकता है कि आपको गलत पता हो, या आपको किसी और ने पहले से गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो, या आप किसी गलत प्लेटफॉर्म पर गलत चैनल से पढ़ के आए हो। ठीक है नहीं, मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि वो चीज़ गलत नहीं है, वो चीज़ सही है, और वो सही है तो कैसे सही है ये मैं आपको बता दूंगा। ओके गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो आप। बिल्कुल इतना आसान न्यूमेरिकल है कि आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं। बस क्या है कि मैं वीडियो से पहले आपको बता देता हूँ कि लेंथी बहुत है, कम से कम 1 घंटे से ऊपर का वीडियो होगा ये, तो लेंथी है। लेकिन ये कंफर्म है कि वीडियो को पूरा देखेंगे आप, समझ में जरूर आएगा। ओके गाइस,
चलिए फिर शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो आज का। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, दूसरे लोगों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके गाइस, चलिए देखिए गाइस, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा हम लोग का ये रहता है कि हम पहले स्टेप्स को क्लियर कर देते हैं। हम ये बता देते हैं कि आप जो न्यूमेरिकल करने वाले हो उसमें स्टेप कौन कौन से लगने वाले हैं। तो ये ऐसा इसलिए कर देता हूँ मैं क्योंकि हर न्यूमेरिकल के स्टेप अलग तरीके से लगाए जाते हैं। मान लीजिए कि अगर अगर अभी तक हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के स्टेप लगा भी दिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस न्यूमेरिकल के स्टेप भी उसी तरीके से लगाए जाएँ जिस तरीके से बाकी सबके लगे थे। इसलिए गाइस इनको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये इंटरनल वायरिंग का एक प्रकार का पूरा न्यूमेरिकल में खुद प्रिपेयर करके लेके आए हैं, इस न्यूमेरिकल को पूरा प्रिपेयर किया है, इसीलिए आपको ये न्यूमेरिकल देखना हर नज़रिए से बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके गाइस, चलिए सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है हमेशा टेकिंग एजप्शंस। गाइस ये समझने वाली बात है कि यहाँ इंटरनल वायरिंग में एजप्शंस का बहुत कम रोल है। हमें इसमें एजप्शन नहीं मानने पड़ते, बहुत कम एजप्शन मानने पड़ते हैं। एजप्शन अगर मानने पड़ते हैं तो हमें यहाँ पे ये मानना पड़ता है कि HR कहाँ पे है और छत की ऊंचाई क्या है अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो, और वायर कौन सा यूज़ किया गया है। हमें उसके बाद ये एजप्शन मानने पड़ते हैं, अदरवाइज इसके अलावा हमें कोई भी एजप्शन नहीं मानना पड़ता। ठीक है गाइस, इंटरनल वायरिंग को मैं ऑलरेडी इतने अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इतने अच्छे से इसकी थ्योरी समझा चुका हूँ कि आप लोग उसका ज़रूर वीडियो देख लें। 5 वीडियो ऑलरेडी इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं, आज का 6 वीडियो है। और गाइस वाकई में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चाहे सेकेंड ईयर में है आप चाहे थर्ड ईयर में है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना समझ लीजिए आप 20 या 30 नंबर आपके कैरी करेगा 50 में से, और आप मुझे नहीं लगता कि 50 में से 20 या 30 नंबर आप होना चाहेंगे। अगर आप केवल इस टॉपिक को लेकर आप पास हो सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा होगा जो ये करेगा कि नहीं मैं टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। इस टॉपिक को आपको जरूर पढ़ के जाना है, इस टॉपिक को मिस नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एजप्शंस का हो गया क्लियर। दूसरा हम करते हैं कि फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक लोड ऑफ सर्किट। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ सर्किट। ये टोटल इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ सर्किट का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लोड का मतलब क्या, लोड का मतलब ये है बच्चे कि आप जैसे मान लीजिए आपके एक कमरे में 2 पंखे लगे, 3 बल्ब लगे, एक ट्यूबलाइट लगी है, तो इन सब का एक पहले से डिटेल्ड में लोड डिफाइन किया गया है कि जो बल्ब है वो इतने वाट का होता है, जो ट्यूबलाइट है वो इतने वाट की होती है, जो फैन है वो इतने वाट का होता है। अगली चीज़ मान लीजिए कि यहाँ पे ना हर एक कंपोनेंट का अलग अलग लोड नहीं देगा आपको, इसलिए आपको पहले से याद करना पड़ेगा कि बल्ब जो है वो 60 वाट का होता है, ट्यूबलाइट जो है वो 40 वाट की होती है, पंखा जो है वो 60 वाट का होता है। तो ये चीज़ें आपको खुद से ही क्लियर करके चलनी पड़ेंगी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये ना हर बार इसमें देगा नहीं आपका क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप अपने घर का कैलकुलेट करना चाहें, घर का लोड, तो आपके घर में हर एक डिवाइस जो आ रही है नई नई आप खुद ही समझ सकते हो, है ना। चलिए, तो लोड कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि ये मोस्टली लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन में किया होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में काफ़ी लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं सिखा के जाऊँगा आज, अभी सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो जैसे मान लीजिए 2 पंखे लगे हैं एक कमरे में, तो 2 को, और एक पंखे की पावर क्या होती है 60 वाट। तो हम क्या करेंगे कि 60 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि 60 की और 2 की मल्टीप्लाई करने से दोनों पंखों की पावर कैलकुलेट हो गई। लोड का मतलब यहाँ हमें उस पूरे घर में ऑल ओवर पावर पता लगानी है कि पूरे घर में ऑल ओवर पावर कितनी खर्च हो रही है। लोड का मतलब कुछ नहीं, लोड का मतलब कोई ज़्यादा अलग नहीं है। लोड का मतलब ये है कि यहाँ हमें पूरे घर में केवल ये पता लगाना है कि पावर कितनी खर्च हो रही है, पावर कितना है पूरे घर के सभी इक्विपमेंट का, सभी डिवाइसेस का। वो तो आप मुझे लगता है ऐड कर ही लेंगे, क्योंकि बल्ब का 60 और ट्यूब का 40 और फैन का 60 वाट, और सॉकेट जो होता है जिसमें अपना चार्जर वगैरह लगाते हैं उसका 100 वाट रहता है। ठीक है, आई होप चीज़ समझ में आई हो आपको। इसी के साथ मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। अब हम निकालते हैं करंट। ये जो लोड की बात करी थी वो हमने पावर निकाली थी, लोड की जो बात करी थी हमने पावर निकाली थी। और P इजिकल्स टू बी आई कोस फाई हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। P इजिकल्स टू बी आई कोस फाई पावर का फॉर्मूला होता है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग।
अब हम निकाल देंगे यहाँ से आई। आई कैसे निकालेंगे? आई के लिए आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी और कोस फाई। यहाँ से हम अपना आई निकाल देंगे। आई निकलने के बाद हम अपने मेन स्विच और डीबी वगैरह की रेटिंग पता लगा लेते हैं कि हमारा करंट अगर इतना आया है तो ये वाला मेन स्विच यूज़ होगा, ये वाला डीबी यूज़ होगा, इसलिए हम लोग आई निकालते हैं, करंट निकालते हैं। ठीक है गाइस। अब जैसे हमारे पास करंट निकल जाता है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, आप पढ़ोगे यहाँ पे तो लिखा है टू फाइंड नंबर ऑफ लाइट फैन सर्किट्स। ये लिखा है देखो, टू फाइंड नंबर ऑफ लाइट फैन सर्किट्स। देखो जितने स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको उन्हीं स्टेप्स में कंप्लीट करना है क्वेश्चन अपना, और इन्हीं स्टेप्स को कैरी करके चलना है। आपको स्टेप ना स्किप करना है, ना आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं इस चौथे स्टेप को पहले कर दूं, तीसरे को बाद में कर दूं। ऐसा कुछ नहीं करके चलना है आपको। ओके गाइस, तो स्टेप आपके यही रहने वाले हैं जो मैंने आपको बताए, और आपको यही स्टेप फॉलो भी करने पड़ेंगे। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 20 या 30 नंबर कैरी करता है गाइस, और मुझे लगता नहीं कि 20 या 30 नंबर आप इतनी आसानी से अपने खोना चाहो। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ लाइट फैन सर्किट्स में हम क्या पता करते हैं? देखिए इन सब के ना कुछ रूल्स होते हैं, लाइट फैन सर्किट्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स ये कहते हैं कि एक सर्किट का लोड जो है वो 800 वाट हो सकता है। क्या हो सकता है? 800 वाट हो सकता है। एक सर्किट का लोड 800 वाट हो सकता है, और एक सर्किट में मैक्सिमम जो पॉइंट हैं वो 10 पॉइंट रख सकते हैं। एक सर्किट में जो मैक्सिमम पॉइंट हैं वो 10 पॉइंट लग सकते हैं। किसी भी एक सर्किट का लोड 800 वाट हो सकता है, और एक सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट लग सकते हैं। 10 पॉइंट लगने का मतलब क्या है कि कोई भी 10 चीज़ें, जैसे 2 पंखे, 2 बल्ब, 2 ट्यूबलाइट, 2 सॉकेट, 2 कुछ और, जैसे 2 फैन और लगा दो आप, तो इस तरीके से कोई भी 10 चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं। किससे ऑपरेट कर सकते हैं? एक सर्किट में। तो एक सर्किट में आप 10 पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उनका लोड 800 वाट से ज़्यादा नहीं हुआ। अगर लोड 800 वाट से ज़्यादा हो गया तब भी हमें दूसरा सर्किट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर हमारे पास पॉइंट 10 से ज़्यादा हो गए लेकिन लोड 800 वाट से कम है, तब भी हमें दूसरा सर्किट कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आपको एक भी सेकंड स्किप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। अगर आप इसका एक भी सेकंड स्किप करते हो तो गाइस आप अपना नुकसान ही करोगे। खैर बाकी आपका मन भैया, जी मेरे कहने से थोड़ी ना मान जाओगे आप। मेरा कहना तो ये है कि आप विदाउट एनी स्किप वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखा करो, क्योंकि वीडियो जब आप कंप्लीट देखोगे तभी कुछ मिल पाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जब लाइट फैन सर्किट बन गए तो अगले स्टेप में आप देख सकते हो कि प्रिपेयर वायरिंग डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, देखो ये प्रिपेयर वायरिंग डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम। ये जो पॉइंट आया है वायरिंग डायग्राम, देखो घर का नक्शा हमें दिया होता है। जैसे मान लीजिए 3 कमरे, तो एक कमरा ये और ऐसे करके कमरे हमें दिए होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उसमें वायरिंग करनी होती है। स्विच बोर्ड लगाना होता है, बल्ब लगाना होता है, सॉकेट, जो पॉइंट दिए होते हैं वो पॉइंट हमें उसमें लगाने होते हैं। अब उन पॉइंट को लगाने के बाद जो डायग्राम बन जाता है उसको बोलते हैं वायरिंग डायग्राम। उसके बाद एक सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है। और इस सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब ये होता है कि हम इस सिंगल लाइन डायग्राम से जो है वायर, और अगर कंड्यूट वायरिंग करी गई है तो कंड्यूट की लेंथ पता कर लेते हैं। हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें वायर कितना यूज़ हुआ है, और हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कंड्यूट कितनी यूज़ हुई है। ओके गाइस, तो इस नज़रिए से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, अगले स्टेप में हम इस सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से ही कंड्यूट लेंथ और वायर लेंथ पता कर लेते हैं, जो कि वायरिंग में यूज़ की गई होती है। मैं कैसे करता हूँ आपको दिखा कर जाऊँगा अभी पूरे इसमें एग्जाम्पल में। उसके बाद जब सब कुछ निकल गया होता है तो हम मटेरियल्स की लिस्ट का प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि पूरे में क्या क्या मटेरियल लगा है, सब कुछ बता देते हैं।
उसके बाद जब आप मटेरियल लिस्ट निकाल लेते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सेकंड ईयर वालों के लिए, बहुत ज़रूरी है। थर्ड ईयर वालों को ज़्यादा को पता है इनका, लेकिन सेकंड ईयर वालों के लिए ये स्टेप बिल्कुल नए हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब लिस्ट बना लेते हो, लिस्ट बनाने तक आप में से ज़्यादातर लोगों को आता है, लिस्ट बना लिया, अब लिस्ट के सारे पैसों को जब आप ऐड कर लोगे तो वो मटेरियल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और कुछ लोगों को लगता है कि यही फाइनल आंसर हो गया, लेकिन बच्चे यहाँ फाइनल आंसर नहीं होता। अगर आपसे पूछिए मटेरियल कॉस्ट तब तो फाइनल आंसर हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछिए कि बायरिंग में आने वाली लागत, यानी कि बायरिंग में पूरा खर्चा कितना आएगा, तब आपका आंसर आगे बढ़ता है। बढ़ता क्या है कि फिर हमें लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ती है, जो कि इस मटेरियल कॉस्ट का 15% होती है। जैसे मटेरियल कॉस्ट अगर आपकी 10,000 रुपये आई है तो 1,500 रुपये लेबर कॉस्ट हो जाएगी। फिर हमें इमरजेंसी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। इमरजेंसी कॉस्ट रहती है 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इमरजेंसी कॉस्ट जो रहती है गाइस वो रहती है आपकी मटेरियल कॉस्ट का 5% रहती है। तो मटेरियल कॉस्ट का 5% इमरजेंसी कॉस्ट होती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास मटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये आती है तो 500 रुपये क्या होगा कि 500 रुपये इमरजेंसी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब इमरजेंसी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट तीनों को ऐड कर दिया जाता है तो निकल जाती है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। सेकंड ईयर वाले बहुत ध्यान से सुन लें, ये हमारा फाइनल आंसर है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट तीनों को ऐड करने के बाद जो निकल के आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। आई होप गाइस आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। आपको मैं आज का न्यूमेरिकल दिखाता हूँ जो कि बहुत ही आसान है। देखो आपकी स्क्रीन पर दिख गया आपको, देखिएगा क्या लिखा है न्यूमेरिकल में गाइस। कोई इतना मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ आज का। और अच्छा, आप ये मत सोचना कि सर इतना इजी न्यूमेरिकल क्यों करा रहे हैं। सेकेंड ईयर वालों के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत टफ होने वाला है, थर्ड ईयर वालों के लिए न्यूमेरिकल बहुत ईजी लगेगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इससे बड़ा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। पिछले 10 साल के अगर आप पेपर उठा कर देख लें, पिछले 10 साल के अगर आप पेपर उठा कर देख लें तो किसी भी पेपर में पिछले 10 साल के किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में इससे बड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। इससे छोटे छोटे आजकल तो पता क्या रह गया कि ज़्यादातर एक एक कमरे के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एक एक कमरे का कई न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थे। आज का न्यूमेरिकल बिल्कुल कंप्लीट है, एक एक स्टेप के साथ बिल्कुल फाइनल आंसर तक आपको दिखाऊंगा मैं। वीडियो बहुत लेंथी है गाइस आज का, क्योंकि न्यूमेरिकल इतना बड़ा है। सेकेंड ईयर वालों के लिए पूरा न्यूमेरिकल समझना बहुत मुश्किल बात है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में आज पूरा न्यूमेरिकल बनाया है, क्योंकि आप अलग अलग वीडियो में आप देख नहीं पाते हो। वीडियो जो कितना लेंथी हो जाए आज का, लेकिन न्यूमेरिकल में आज के इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वीडियो को पूरा ही देखोगे। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा ही देखोगे, ओके गाइस। और हर कोई चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको लिखा है कि नीचे दिए गए प्लान में वायरिंग में आने वाली टोटल कॉस्ट बताओ। ये जो लिखा है वर्ड प्लान, प्लान जो लिखा था प्लान, PLAN, प्लान का मतलब होता है गाइस, अगर आप पिछली साल फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू पढ़ के आए हो, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, वो जो टॉप व्यू था बस उसी को प्लान कहते हैं। जो टॉप व्यू था बस उसी को प्लान कहते हैं, ठीक है नहीं। तो क्या रहता है गाइस इसमें, तो प्लान का सीधा मतलब टॉप व्यू सा होता है। प्लान का सीधा मतलब टॉप व्यू सा होता है। ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक घर का नक्शा दिया हुआ है। ये इतना हिस्सा जो दिया हुआ है, ये पूरा ये एक घर का नक्शा दिया हुआ है। इसमें एक रूम दे रखा है, दूसरा रूम दे रखा है, एक बरामदा दे रखा है। और यही मैंने आपको न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में बताया था कि आज जो हम करने वाले हैं वो 2 रूम एक बरामदे वाला न्यूमेरिकल। गाइस न्यूमेरिकल को आसान बिल्कुल मत समझ के चलना। जिन लोगों को ये न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल पूरा कंफर्म आता है, वो भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें अलग बताया ही गया होगा वीडियो में गाइस, है ना। भले से अच्छा चलिए मान लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल पूरा आता है, तो आपका रिवीजन ही तो होगा, है कि नहीं।
और रिवीजन करना कैसे, ऐसी तो रिवीजन करने है आपको। तो भाई लेकिन सेकंड ईयर वालों को तो मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल किसी को भी नहीं आता होगा पूरा कंप्लीट। तो आपका बिल्कुल टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक भी सेकंड स्किप मत करना। जितने भी लोगों ने मुझे इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भेजा था, ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जितने भी लोगों ने मुझे इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भेजा था उनमें से किसी एक का भी कंप्लीट नहीं है, उनमें से किसी एक का भी कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए गाइस आप कोशिश करो, कोशिश क्या करो, ये कंपलसरी है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर कैरी करता है न्यूमेरिकल। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स ये न्यूमेरिकल कैरी करता है। और ये एक अकेला न्यूमेरिकल ऐसा है जिसके बेस पर आप सब्जेक्ट में टॉप कर सकते हो, और ये सब्जेक्ट एक अकेला ऐसा है जिसके बेस पर आप क्लास में टॉप कर सकते हो। और अगर चाहते हो आप क्लास में टॉप हो, सब्जेक्ट में टॉप हो, आप इस न्यूमेरिकल को करना बहुत कंपलसरी है। बाकी सब मोस्टली थ्योरी पार्ट है, कुछ ड्राइंग पार्ट है, वो आपको सब बताऊंगा मैं आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा समझने का न्यूमेरिकल यही है इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए। और जितने ने भी मुझे भेजा था, किसी ने एक ने भी कंप्लीट नहीं भेजा, इसलिए आप जरूर इसको देखो, पूरा देखो बिना स्किप किए। और थर्ड ईयर वाले अपना रिवीजन कर लें, इनको नहीं आता है वो देख लें शुरू से। देखिए, तो एक रूम 1 लगा हुआ है, एक रूम 2 लगा हुआ है, एक बरामदा लगा हुआ है। रूम 1 में आपको दिखा रहा होगा, शायद दिख रहा होगा अगर, तो ये लिखा है 4x4 मीटर स्क्वायर लिखा है, 4x4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये भी 4 और ये भी 4, ऐसे भी 4 मीटर, ऐसे भी 4 मीटर और ऐसे भी 4 मीटर। सेम कहानी रूम 2 में, ये भी 4 मीटर की दीवार है और ये भी 4 मीटर की दीवार है। अब बरामदे की बात आती है, तो बरामदे में लिखा है 8x4 8x4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो ऐसे करके लंबाई है वो 8 मीटर है और चौड़ाई है वो 4 मीटर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा आ रहा होगा वीडियो में। गाइस अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो अभी ठोको लाइक, और गाइस स्किप किए मतलब स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो को स्किप नहीं बिल्कुल भी करना है। दूसरे लोगों से शेयर करो, स्पेशली उन लोगों से तो ज़रूर शेयर करो जो लोग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में हैं। ओके गाइस, अब हमको करना क्या, आपको मैं न्यूमेरिकल में एक बोल देता हूँ आइडिया कि हमको इस न्यूमेरिकल में करना क्या होगा। थर्ड ईयर वालों को ऑलरेडी पता है क्या करना है, उनको कुछ लोगों को हो सकता है ये ना पता हो कैसे करना है, लेकिन क्या करना है ये सबको पता है। हमको इस रूम में कहीं पंखा लगाना है, जैसे यहाँ पंखा लग जाएगा, यहाँ बल्ब लग जाएगा, यहाँ ट्यूबलाइट लग जाएगी। इस तरीके से हमको ये काम करना है, ठीक है ना गाइस। हमको जो है ये सब काम करना है, सब पंखा लगाना है, ट्यूब लगाना है, स्विच बोर्ड लगाना है, तो वो सब इसमें लगाना है। और उसके बाद हमें एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। उसके बाद फिर हमें ये बताना है कि इसमें पूरे इंस्टॉलेशन में, पूरी वायरिंग में कितनी लागत आने वाली है, क्या इसमें कॉस्ट आने वाला है, उसके बाद इतना बताना है हमको, ठीक है ना। चलिए फिर आपको न्यूमेरिकल समझ में अच्छा ये बताओ, आपको न्यूमेरिकल तो समझ में आया क्या करना है। न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, ठीक है नहीं। अगर न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है तो आप सोल्यूशन जल्दी समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इससे पहले न्यूमेरिकल को सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होना चाहिए, ओके गाइस। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि इस न्यूमेरिकल में हम लोग को करना क्या है, ठीक है गाइस। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अपना न्यूमेरिकल का सोल्यूशन पार्ट। अच्छा ठीक है, अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ हमारा। ये तो क्या कहा था, पढ़ के चलें क्या, नीचे दिए गए प्लान में वायरिंग में आने वाली टोटल कॉस्ट बताओ। चलो प्लान दे दिया, अब ये दिए गए इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जिनकी वायरिंग करनी है। बिल्कुल ये बात मैं आपको बतानी भूल गया था कि हमको ये तो बताया नहीं गया एग्जाम में कि आपको जो है कहाँ क्या लगाना है, कौन से कमरे में कितने बल्ब लगाने हैं, कितनी ट्यूबलाइट लगाई, वो तो अभी तक दिया नहीं गया था, वो अब दिया गया है। ये क्वेश्चन का पार्ट है सब कुछ। अभी क्या कहा गया है कि रूम 1 में जो लगाना है, एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूबलाइट, एक फ़ैन और एक 5 एम्पियर का सॉकेट, वही जिसमें आप चार्जर वार्जर लगाते हो ना, वो 5 एम्पियर का सॉकेट होता है। रूम 2 में एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है, एक फ़ैन लगाना है, एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। चलो दोनों कमरों में लगने वाला मटेरियल हमारे पास, मतलब ये पता लग गया क्या क्या मटेरियल लगाएंगे। अब बात आती है बरामदे की। बरामदे में क्या क्या लगाने वाले हैं हम लोग। बरामदे में हम लोग एक बल्ब लगाने वाले हैं, एक फ़ैन लगाने वाले हैं। बरामदे में एक बल्ब लगाने वाले हैं और एक फ़ैन लगाने वाले हैं। आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसको बिल्कुल याद कर लो अच्छे से, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लो। जिन लोगों को मैंने न्यूमेरिकल करने को दिया था
उन लोगों ने न्यूमेरिकल किया था वो अपनी गलतियाँ अब निकालेंगे कि उन्होंने गलत क्या क्या किए हैं और कितने कितने स्टेप उन्होंने कम किए हैं। ठीक है नहीं गाइस। तो यही हमारे पास कंपोनेंट है जो हमको उन कमरों में और बरामदे में लगाने हैं। ये हमारे पास कंपोनेंट है, उसमें हमें कोई इशू भी नहीं होना चाहिए, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है। ओके गाइस, चलिए फिर आपको अब तो आपको ये भी पता लग गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है, और अब न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, और न्यूमेरिकल में सबसे पहला पार्ट होता है अजप्शन मानने का। लेकिन गाइस अजप्शन को हम यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने कैरी नहीं किया है, क्योंकि अजप्शन को इतना बड़ा पार्ट नहीं है। इसमें अजप्शन में हम केवल एक चीज़ मान रहे हैं कि जो छत की ऊंचाई है वो 3 मीटर है। फिर से सुन लो, मतलब ये फ्लोर और ये छत, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, 3 मीटर। ये छत हो गई, नीचे से जो नीचे छत दिखोगी ये छत हो गई, और ये फ्लोर हो गया। इस फ्लोर से इस छत की इस फर्श से इस छत की ऊंचाई 3 मीटर है, 3 मीटर्स। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं मैंने, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हमने जो टोटल लाइट पॉइंट वो कैलकुलेट किए, मतलब टोटल का टोटल पॉइंट कैलकुलेट किए, तो हमारे पास कितने आए? 10 पॉइंट आए हमारे पास। कितने आए हमारे पास? 10 पॉइंट आए हमारे पास। 10 पॉइंट है, इसका मतलब एक ही सर्किट बनेगा अगर हमारा लोड 800 वाट से कम आता है तो। लेकिन अगर लोड 800 वाट से ज़्यादा बढ़ जाता तो हमारे पास 2 सर्किट बढ़ जाते हैं। हम लोड कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं हम अपना लोड कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइस, चलिए फिर लोड कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखिए कैलकुलेशन ऑफ लोड है, इसमें क्या है कि हमको यही करना होता है कि क्या क्या डिवाइस है और कितना कितना उनका लोड होता है, उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है बस। देखिए 3 बल्ब, ये देखिए 3 बल्ब, एक बल्ब होता है 60 वाट का, मल्टीप्लाई कर दी तो 180 वाट हो गया। 3 बल्ब, एक बल्ब होता है 60 वाट का, मल्टीप्लाई कर दी 180 वाट हो गया। समझ में आई बात? गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो आप। समझने का मतलब ये समझने की कोशिश करो कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी सब मैं समझा दूँगा, वो कि इस न्यूमेरिकल को आपको मैं समझा दूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप बस इतना समझ जाओ कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे यार, पूरा देख के जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना आखिर तक जाके, क्योंकि एग्जाम में आपको ये अकेला टॉपिक पास करा सकता है, इतनी हिम्मत है इस टॉपिक के अंदर। आप खुद सोच के देखो, अगर आप अकेला टॉपिक आपको पास करा देगा, इतनी हिम्मत है इस टॉपिक के अंदर। समझ में आई बात नहीं? तो आप खुद सोचो कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को गाइस पूरा ही देख के जाना, ठीक है ना। चलिए अगला अगला हमें 3 बल्ब लगे थे, एक बल्ब 60 वाट का होता है। ये टेबल होती है इनकी, टेबल मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको सारी की सारी टेबल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 180 वाट लोड हो गया बल्ब का। 2 ट्यूबलाइट लगी हैं टोटल, अगर हमने देखा जाए तो दोनों कमरों में एक एक, 40 वाट की एक होती है, और ये हो गया 80 वाट। 3 फैन लगे हैं एक बरामदे में, दोनों कमरों में 60 वाट का फ़ैन होता है, मल्टीप्लाई किया 180 वाट हो गया। उसके बाद 2 5 एम्पियर के सॉकेट लगे, और 5 एम्पियर के एक सॉकेट का लोड होता है 100 वाट, मल्टीप्लाई किया 200 वाट हो गया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई हो, आप मेरे बात का मतलब समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ को ज़रूर अच्छे से समझ पा रहे होगे। और इसी के साथ हम टोटल लोड को ऐड कर लेते हैं। ये वाला हमारा टोटल लोड है, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन में भी किया है फुल डे एफिशिएंसी निकालने के लिए, ये टोटल लोड है। मशीन में भी किया होगा आपने, ये मशीन फर्स्ट में, मशीन सेकंड में फुल डे, जब ट्रांसफार्मर की फुल डे एफिशिएंसी निकालते हैं तब इसका जिक्र आता है। एनर्जी कंजर्वेशन में जब हम एनर्जी कंजर्वेशन का चेक करते हैं हाउस का, तब इसका जिक्र आता है, कंजप्शन चेक करते हैं तब इसका जिक्र आता है। और यहाँ तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से बता के चल रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं। बस मैं आपको फिर से एक बात बताऊँगा, बल्ब का 60 वाट होता है, ट्यूबलाइट का 40 वाट होता है, फ़ैन का 60 वाट होता है, 5 एम्पियर के सॉकेट का 100 वाट होता है। एक होता है 15 एम्पियर का सॉकेट, उसका लोड होता है 1000 वाट, 1 किलो वाट, 1000 वाट यानी कि 1 किलो वाट, ठीक है नहीं गाइस। जब हमने टोटल लोड को ऐड किया, कितना आया हमारे पास? 640 वाट आया। कितना आया हमारे पास? 640 वाट, 640 वाट्स आया हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिकल लोड।
गाइस अब यहाँ पे जब हम सर्किट की डिटर्मिनेशन करेंगे, अगले स्टेप में हम वही करने वाले हैं कि हम अब अगले स्टेप में सर्किट्स को निकालने वाले हैं। हम ये पता लगाने वाले हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में सर्किट कितने हैं। सर्किट का मतलब होता है कि जितने सर्किट होते हैं ना डीवी से, उतने ही सर्किट के वायर निकल के आते हैं अलग अलग। ठीक है गाइस। गाइस इंटरनल वो वायरिंग का जो प्रकार होता है वो लूप इन मेथड और जंक्शन बॉक्स मेथड रहता है। अब ये जंक्शन बॉक्स मेथड, लूप इन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, ट्री सिस्टम क्या होते हैं, इन सबको मैंने एक्सप्लेन करते हुए एक नया वीडियो बनाया है। आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है मैंने, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले क्रम में। जब 640 वाट लोड हो गया और टोटल पॉइंट थे हमारे पास 10, तो क्या था, कितने सर्किट बने, सर्किट बना केवल एक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रूल कहता है IER, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स कहते हैं कि इंटरनल वायरिंग के किसी भी लाइट फैन सर्किट में मैक्सिमम एक सर्किट में 10 पॉइंट हो सकते हैं, और ये 10 पॉइंट आप देख लो। दूसरा, उसका लोड 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोड 640 वाट है, जो कि 800 वाट से कम ही है। 10 पॉइंट हो सकते हैं, लोड 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 640 वाट का लोड है, और 640 वाट आपको इतना तो पता ही होगा कि 640 वाट जो है वो 10 किलो वाट से, वो 800 वाट से कम ही होता है। इसीलिए हमारे पास जो है सर्किट कितने बने, सर्किट बनेंगे एक, और ये हम दिखाएंगे कहाँ, अपने अगले स्टेप में। ये देखिए अब लिखा है, क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ सर्किट। कैलकुलेशन ऑफ सर्किट देखो, 640 बटे 800 आ गया 0.8, है ना, मतलब 800 वाट का टोटल लोड होना चाहिए। तो जो हमारे पास टोटल लोड आता है ना, उसको हम 800 से डिवाइड कर देते हैं। 800 से डिवाइड कर देते हैं। अगर एक से कम आएगा तो एक सर्किट, एक से ज़्यादा आएगा तो दो सर्किट, दो से ज़्यादा आएगा तो तीन सर्किट। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये 1.4 आ जाता, अगर ये 1.4 आ जाता तो दो सर्किट हो जाते। और दूसरी बात आपको मैं साफ साफ बता तो रहा हूँ कि एक सर्किट में 10 पॉइंट हो सकते हैं, और लोड 800 वाट से कम कम रह सकता है, कितना भी 800 वाट तक रह सकता है। यहाँ 10 पॉइंट है और लोड हमारा 640 वाट, 640 वाट का लोड है। तो सिंपल सी बात, एकदम सिंपल है, फिर तो आप समझ ही सकते हो ना, इतना मुश्किल कुछ है ही नहीं। ओके गाइज, आई होप चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर मज़ा आ रहा है और 20 नंबर लेके आने हैं में 50 में से, और पास होना चाहते हो अच्छे मार्क्स से, टॉप करना चाहते हो, लाइक ठोको। सर्किट कितने हो गए गाइज हमारे, सर्किट हो गए एक सर्किट। कितने सर्किट हो गए, ओनली वन सर्किट। वो एक सर्किट का मतलब क्या है कि जो डीबी लगेगा ना, डीबी लगेगा, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है, वहाँ से केवल दो ही वायर निकलेंगे, केवल दो वायर निकलेंगे, और वही दो वायर बरामदे में, फिर वही दो वायर रूम 1 में, फिर वही दो वायर रूम 2 में चले जाएंगे, है ना, समझ में आ गई चीज़। चलिए अब हम करते हैं करंट का कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अपने स्टेप्स। करंट कैलकुलेशन के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू बी आई, 640 अपॉन 230। 230 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 230 वोल्ट होता है सिंगल फेस का। आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे पावर फैक्टर क्यों नहीं लिया सर ने, क्योंकि इंटरनल वायरिंग है, पावर फैक्टर इतना खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि पावर फैक्टर हमेशा मोटर वगैरह में ही मायने रखता है। ठीक है नहीं, मोटर हुआ हैवी लोड पे पावर फैक्टर मायने रखता है, और सिंगल फेस में वैसे भी पावर फैक्टर की इतनी को खास नीड नहीं होती है। ठीक है नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो 640 को 230 वोल्ट से भाग किया मैंने, P अपॉन बी, 2.782 एम्पियर करंट आ गया, 2.782 एम्पियर करंट आ गया, 2.782 एम्पियर करंट आ गया। इससे क्या होता है कि 2 एम्पियर करंट आने से जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच लगते हैं हमारे पास, यानी कि जो डीबी है और जो मेन स्विच है। अच्छा, ये डीबी और मेन स्विच क्या होते हैं, वैसे तो गाइज मैं अपनी पुरानी वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो लिंक देखो, 5 वीडियो के लिंक दे रखे हैं बिल्कुल शुरू में मैंने, उन वीडियो को उसको देख के आओ। पता है यार, आप अगर ये सोचते हो कि इतना आसान टॉपिक है कि हम एक वीडियो देखेंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा ना होने वाला है। वीडियोस सारे देखने पड़ेंगे, चीज़ें सारी ही समझनी पड़ेंगी अच्छे से, तभी आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। ओके गाइस,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो इसलिए आपको वो सारी वीडियो जरूर देखनी पड़ेंगी। डीबी क्या होता है, मेन स्विच क्या होता है। फिर से मैं एक बार पता है, अगर मैं हर बार हर वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा तो क्या 10-10 घंटे की वीडियो बनेंगी? आप 10-10 घंटे की वीडियो देखने के कैपेबल हैं? नहीं देख सकते ना आप, और ना मैं बना सकता। इसीलिए वीडियो को पार्ट्स में बनाना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आप वहाँ पे जाकर देख के आओ, वो वीडियो क्यों बनाए फिर? ठीक है नहीं? चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जो एमसीबी बॉक्स देखा है आपने अपने घर में, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। मेन स्विच उसी एमसीबी बॉक्स में, कभी आपने अगर रेड कलर की एमसीबी देखी है कोई, तो उसको मेन स्विच बोलते हैं। या फिर वो हैंडल वाला लगा होता है पुराने, पहले अक्सर हैंडल वाले लगे होते थे, हैंडल नहीं होते थे ऐसे, हैंडल ऊपर किया इधर किया, उस वो लगे होते थे, उनको मेन स्विच कहा जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वही एमसीबी बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाता है। तो इनका जो रेटिंग है वो इस 2.782 करंट के हिसाब से 5 एम्पियर 250 वोल्ट का है। क्योंकि ये 5 एम्पियर में आते हैं, ये 15 एम्पियर में आते हैं, या 30 एम्पियर में आते हैं, या 60 एम्पियर में, या फिर 100 एम्पियर, इस तरीके से आते हैं। तो क्या है कि ये 5 एम्पियर 250 वोल्ट का इसका रेटिंग है। और हमारे पास ये, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर भी हो गई होंगी चीज़ें। ओके गाइस, चलिए फिर करंट निकल के आ गया है। अब हम अपने वायरिंग प्लान का प्रिपेयर करने वाले हैं। और गाइस मैं इस कैमरे को इधर खिसका दे रहा हूँ, क्योंकि वायरिंग प्लान में इसका कुछ रोल नहीं है जहाँ पे मैंने कैमरा किया है। बाकी हिस्से की हमको बहुत नीड होने वाली है वायरिंग प्लान के लिए। तो बात चल रही है वायरिंग प्लान की। वायरिंग प्लान क्या रहता है गाइस, की वायरिंग प्लान में जो है हमें ये सब लगाना होता है, जैसे मेन स्विच, डीबी। प्लान का मतलब तो आपको मैंने बताया, प्लान का मतलब टॉप व्यू। तो जब हम प्लान में वायरिंग कर देंगे तो वो वायरिंग प्लान कहलाने लगेगा। प्लान का मतलब टॉप व्यू, जब हम प्लान में वायरिंग कर देंगे तो वो वायरिंग प्लान कहलाने लगेगा। अब क्या करना होता है हमें देखिए, वायरिंग प्लान में वायरिंग करने का प्रोसेस बताता हूँ आपको, और आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो भी करना है। जब भी कभी किसी घर में वायरिंग होती है तो सबसे पहले मेन स्विच लगाया जाता है। सबसे पहले क्या लगाया जाता है? मेन स्विच लगाया जाता है। फिर 0.5 मीटर यानी कि आधा मीटर का डिस्टेंस छोड़कर डीबी लगाया जाता है। फिर डीबी के बाद स्विच बोर्ड लगाया जाता है, वो हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। और उसके बाद अपने पॉइंट लगा देते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर। देखिए, जो आपका रहता है, क्या बोलते हैं हम, कि स्विच बोर्ड लगाने का जो आधार है कि स्विच बोर्ड कहाँ लगाना चाहिए, तो ये आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा ये दरवाज़ा है, ये वाला इतना हिस्सा ये दरवाज़ा है। तो रूल्स ये कहते हैं कि स्विच बोर्ड को दरवाजे से 0.5 मीटर हट के लगाना चाहिए। रूल्स ये कहते हैं हमारे कि स्विच बोर्ड को दरवाजे से 0.5 मीटर हटा के लगाना चाहिए, साइड में को लगाना चाहिए, जिस तरफ को दरवाज़ा ओपन ना होता हो। आपकी दीवार ये है, दरवाज़ा इस तरफ को खुलता होगा इसका, इसलिए स्विच बोर्ड इधर लगेगा, बाहर भी और अंदर भी। ठीक है गाइस, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें ना समझ में आ रही होंगी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ क्या नहीं बताना चाह रहा हूँ, आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। रूल ये कहता है कि जो आपका ये होता है स्विच बोर्ड जो रहता है, वो स्विच बोर्ड जो है यहाँ से दरवाजे से 5 मीटर। तो हम बात कर रहे थे वायरिंग प्लान की, है ना। तो आपको पता ही है कि इसमें ये लगा दिया है हमने स्विच बोर्ड ना, लगता है वो दरवाजे से जो है, जैसे ये दरवाज़ा है यहाँ पे, इस दरवाजे से 0.5 मीटर खिसक के लगता है। दरवाजे से हमेशा स्विच बोर्ड 0.5 मीटर खिसक के लगेगा हमेशा। तो ये ध्यान रखना है आपको। मतलब जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है तो स्विच बोर्ड इधर को लगेगा 0.5 मीटर। कितना डिस्टेंस? 0.5 मीटर, ऐसा रूल कहता है हमारा। और रूल्स पढ़ने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके गाइस, चलिए फिर अब मैं मटेरियल लगाना शुरू करता हूँ। आपको पिछले बार ही बता दिया था मैंने कि ये 4 मीटर ऐसे कमरा, 4 मीटर ऐसे कमरा, दूसरा कमरा भी 4 मीटर ऐसे, 4 मीटर ऐसे। अब बात आती है बरामदे की। बरामदा ऐसे 8 मीटर है और ऐसे 4 मीटर है, ऐसे 8 मीटर बरामदा, ऐसे 4 मीटर।
ठीक है। अब हमने क्या किया है कि बरामदे की इस वाली दीवार से 0.5 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के मेन स्विच लगाया, फिर 0.5 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के डीबी लगाया। अब हमने इस दरवाज़ा जो कि 1 मीटर का था, इस दरवाजे से 0.5 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के ये स्विच बोर्ड लगा दिया, स्विच बोर्ड 1, जहाँ लिखा है SB1, आपको दिख रहा होगा, लिखो SB1 लिख रहा दिख रहा है आपको, ये SB1 हमने लगा दिया है। अब इस SB1 के नीचे मैंने 1.5 लिखा है, शायद आपको दिख रहा हो, तो ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये 1 मीटर का दरवाज़ा और ये आधे मीटर का स्विच बोर्ड जो लगा हुआ है हटके, 1 मीटर का दरवाज़ा हो गया और ये आधे मीटर का ये स्विच बोर्ड हटके लगा हुआ है इधर को, इसलिए यहाँ पे 1.5 मीटर लिखा गया है। ओके गाइज, आई होप कि आप चीज़ को समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ज़्यादातर लोग उसको जानते भी हैं कि वायरिंग प्लान हम कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे नहीं बनाते हैं। एक्चुअली अगर सामने से होता तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाता मैं, लेकिन तब भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो हमने मेन स्विच लगाया, हमने डीबी लगाया, हमने स्विच बोर्ड लगा दिया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स लगाने के ऊपर, है ना। अब हम लगाते हैं पॉइंट्स। तो अगर आपको याद हो, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमको जो है बरामदे में एक तो बल्ब लगाना है और एक पंखा लगाना है। तो एक तो बल्ब लगाना है, एक पंखा लगाना है। तो गाइस अगर आप अपना सेंस भी लगा के देखोगे यहाँ पे, तो जैसे इतनी 8 मीटर की दीवार है, तो आप जो बल्ब लगाओगे वो बिल्कुल बीच में लगाओगे, यहाँ पे 4 मीटर पे, इधर से 4 मीटर चल के, इधर से 4 मीटर चल के, यहाँ बिल्कुल बीच में आप बल्ब लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, है कि नहीं। देखो ऐसे 8 मीटर, ऐसे 8 मीटर की दीवार है पूरी ये, तो यहाँ पे आपको बल्ब लगाना है, तो बिल्कुल बीच में बल्ब लगाओगे। आई थिंक 4 मीटर ऐसे चलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल बीच में आएगा और यहाँ पे हम बल्ब लगा देंगे अपना। वही काम हमने किया कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर यहाँ पे बैठ रही है दीवार, ये बल्ब लगा दिया हमने। और इस बल्ब को लगाने के लिए हमें स्विच बोर्ड से कितना चलना पड़ा, हमारा मतलब तो स्विच बोर्ड से चलने से है ना, दीवार से चलने से नहीं। तो अगर आप देखो तो इस बल्ब को लगाने के लिए आपको स्विच बोर्ड से चलना पड़ा है 1.5 मीटर। कैसे, 1 मीटर का दरवाज़ा और दरवाजे से आधा मीटर को स्विच बोर्ड लगा था, इसलिए कितना चलना पड़ा हमको 1.5 मीटर यहाँ तक। और 1.5 मीटर चलने के बाद हमने लगा दिया है अपना ये बल्ब। आई होप आपको बल्ब लगाना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि आप इतना तो सेंस लगा ही सकते हैं कि बल्ब जो लगेगा वो बिल्कुल बीच में लगेगा बल्ब, है ना। तो 1.5 मीटर चल के हमने बल्ब लगा दिया। अब बात आती है पंखा कहाँ लगेगा। अब गाइस बल्ब जो लगेगा वो लगेगा दीवार पे। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, जैसे मान लीजिए आपकी ये दीवार है, ये दीवार है, तो बल्ब जो लगेगा वो लगेगा यहाँ पे, आपका बल्ब लगेगा यहाँ पे। उसके बाद ऊपर को चल के यहाँ पे बल्ब लगेगा, यहाँ पे बल्ब लगाने के बाद फिर आप जब ऊपर को चलेंगे यहाँ से ऐसे करके, फिर ये छत आ जाएगी और इस छत के बाद हम फिर ऐसे जाएंगे ऐसे करके, फिर यहाँ पंखा लगाएंगे। तो पहले बल्ब यहाँ पे लगाया हमने, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, फिर ऊपर को गए, छत पे पहुँचे, फिर हम ऐसे करके आए, फिर हमने यहाँ पे कहीं पंखा लगाया। तो ये ऊपर को चलने वाली डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम बाद में, क्योंकि जो बल्ब लगा होगा वो लगा होगा 2.5 पे, 0.5 ऊपर को जाके हम कैलकुलेट कर देंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरी बात, ठीक है नहीं। चलिए, उसके बाद यहाँ से हमको ऐसे करके 4 मीटर का डिस्टेंस है पूरा। तो जो आप फैन लगाओगे वो तो बीच में लगाओगे ना। देखिए गाइस, पूरी छत जो है वो 4 मीटर का डिस्टेंस है, आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला डिस्टेंस जो है पूरा 4 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक। तो आप जो बल्ब लगाओगे वो तो आई थिंक बीच में लगाएगा, और कोई वो सॉरी जो फैन लगाओगे, फैन पंखा, वो तो बिल्कुल बीच में लगाएगा। तो ये पूरा 8 मीटर था, तो 4 मीटर ऐसे चले और 4 मीटर का आधा 2 मीटर ऐसे चले, और हमने पंखा लगा दिया यहाँ पे। ये दिख रहा होगा आपको, पंखा लगा दिया हमने ये, यानी कि बल्ब के बाद हम छत पे गए, छत पे जाने के बाद 2 मीटर ऐसे करके आए और हमने अपना पंखा लगा दिया है। आपको मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी देखते रहिए। पंखा लगा दिया हमने। बरामदे में हमको क्या लगाना था, बरामदे में हमको एक बल्ब लगाना था, एक पंखा लगाना था, दोनों कंपोनेंट हमने लगा दिए। गाइस स्विच बोर्ड लगाने के बाद ये नहीं कि सीधा बल्ब लगा दिया है, जैसे हमने स्विच बोर्ड लगाया, ये हमने स्विच बोर्ड लगाया, इस स्विच बोर्ड के बाद हम पहले ऊपर को गए ऐसे करके, फिर हम इधर को गए, फिर हमने बल्ब लगाया, फिर हम ऐसे गए, फिर हमने पंखा लगाया। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ आपको सारी की सारी चीज़ें केवल इमेजिन ही करनी पड़ेंगी, सही है नहीं। आपको मोस्टली चीज़ें यहाँ पे इमेजिन करके ही समझना पड़ेगा चीज़ों को।
आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं। अगर आप कमरे में बैठे हैं अपने तो आप देखो, अगर आप जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पर खुद एनालाइज करो चीज़ों को। स्विच बोर्ड लगा होगा जहाँ पे आप फैन वैन ऑपरेट करते हो, जहाँ से स्विच दबाते हो फैन चलाने के लिए ऑन करते हो। तो स्विच बोर्ड के बाद ऊपर को अगर आपके घर में वो जो केसिंग केपिंग वाली वायरिंग होती है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं कैसी होती है, अगर वो है तो वो फिर पट्टी ऐसे करके ऊपर को जा रही होगी स्विच बोर्ड से, फिर पट्टी ऊपर को निकलती है, फिर बल्ब लगा होगा, फिर और ऊपर को जाएगी छत में, फिर छत तक पहुंचेगी, फिर छत से ऐसे करके आएगी, फिर वहाँ पे पंखा लगा होगा। वही काम हमने किया है यहाँ पे। स्विच बोर्ड लगाया, स्विच बोर्ड के बाद ऊपर को जाएंगे, फिर ऐसे करके गए, बल्ब लगाया अपना, बल्ब के बाद फिर ऊपर को गए थोड़ा सा और, फिर ऐसे करके हमने पंखा लगा दिया है। लेकिन ये चीज़ें आपको वायरिंग प्लान में डायरेक्ट दिखानी है। वायरिंग प्लान में केवल HR दिखाया जाता है, BR नहीं दिखाया जाता है। HR दिखाया जाता है वायरिंग प्लान में, BR नहीं दिखाया जाता है, यानी कि वर्टिकल रन नहीं दिखाया जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल रन ही दिखाया जाता है वायरिंग प्लान में। HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रन, जो चीज़ें जितनी वायरिंग इस तरीके से जाएगी वो हॉरिजॉन्टल रन में आएगी, और जो वायरिंग इस तरीके से जाएगी वो वर्टिकल रन में आएगी। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या कहना नहीं चाह रहा हूँ। ओके गाइस, हमने बरामदे का अपना सारा काम खत्म कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको पहले दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बरामदे का स्विच बोर्ड जहाँ लगा था। अब रूम 1 में अगर हम आते हैं, ये रूम 1 था ना हमारे पास, जब इस रूम 1 में आते हैं तो रूम 1 में जाने का दरवाज़ा ये है। तो जो स्विच बोर्ड लगेगा आपका, वो दरवाजे से आधा मीटर डिस्टेंस छोड़ के लगेगा, यानी कि इस दरवाजे से आधा मीटर डिस्टेंस ये वाला छोड़ो और ये स्विच बोर्ड नंबर 2 लगा दो रूम में। लग गया स्विच बोर्ड नंबर 2। अभी वायरिंग करके दिखाऊंगा इसकी, लेकिन स्विच बोर्ड 2 का रूल समझ में आया। दरवाजे से, ये दरवाजा इससे आधा मीटर का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ स्विच बोर्ड लगाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? दरवाजे से आधा मीटर का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ स्विच बोर्ड लगाना है, ठीक है। नहीं, चलिए फिर अब आगे आते हैं। अब अगली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब रूम 3 में भी स्विच बोर्ड लगा लेते हैं। केवल स्विच बोर्ड की पोजीशन मार्क कर देते हैं कि स्विच बोर्ड लगेगा कहाँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि स्विच बोर्ड जो है वो लगना कहाँ पर है। मैं स्विच बोर्ड की केवल पोजीशन मार्क कर देता हूँ आपके लिए, है ना। अभी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला, क्योंकि ये 20 नंबर में आता है और ये सबसे ही ज़्यादा कठिन पार्ट है आपके EDD फर्स्ट का। EDD सेकंड में 30 मार्क्स का आता है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, रूम नंबर 2 में ये दरवाजा है, आपको दिख रहा हो तो ये दरवाजा है, D लिखा है, जहाँ पे D लिखा है वो दरवाजा है। अब इस दरवाजे के बराबर से आधे मीटर की जगह छोड़ी, ये वाली आधे मीटर की जगह छोड़ी, और इसके बाद स्विच बोर्ड नंबर 3 लगा दिया हमने, ठीक है। नहीं, बस ये सारे के सारे स्विच बोर्ड लग गए। अब इनमें वायरिंग करते हैं। अब आते हैं, अब हमने क्या किया, ये स्विच बोर्ड 1 में से हम दीवार पार करके स्विच बोर्ड 2 में निकल गए। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड 1 लगाया, दीवार, फिर ऊपर गए हम आगे के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहीं से दीवार पार की, यहीं से स्विच बोर्ड 1 में से दीवार पार की नली में से, और हम स्विच बोर्ड 2 में पहुँच गए। या हम दूसरा काम कर सकते हैं कि हम पहले यहाँ से ऊपर जाएंगे HR पे, फिर HR से एंट्री मारेंगे, फिर नीचे को आएंगे स्विच बोर्ड 2 में। 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों में से आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं, चलिए, तो हमने क्या किया कि स्विच बोर्ड 1 में से हम ऊपर ऐसे गए, फिर दीवार पार की, फिर स्विच बोर्ड 2 में आ गए। अगले कमरे में, एक कमरे में हमने सारा मटेरियल लगा दिया। हम क्या करेंगे, अब अगले वाले कमरे में मटेरियल लगाएंगे। पहले स्विच बोर्ड लगाया, स्विच बोर्ड में हम पहुंच चुके हैं। ये देखो, अगर आपको टेबल में याद हो तो क्या क्या लगाना था, एक बार मैं देख लेता हूँ टेबल में आपके लिए। रूम 1 में हमको लगाना था एक बल्ब, चलो लगाएंगे एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट लगाएंगे, एक फैन लगाएंगे, और एक 5 एम्पियर का सॉकेट। 4 कंपोनेंट लगाने, नाम आपकी स्क्रीन पर देखो, ये एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है, एक फैन लगाना है, और एक सॉकेट लगाना है। तो क्या, बल्ब, ट्यूबलाइट, एक पंखा और एक सॉकेट। चलिए, याद रखना चारों चीज़ें, और बढ़ते हैं, हम लगाते हैं। अब गाइस, सबसे पहला रूल सॉकेट को लगाने को लेके, सॉकेट हमेशा अगर एक लगा है, सुन लो ना, ध्यान से सुन लेना, सॉकेट अगर एक लगा है तो हमेशा स्विच बोर्ड पर लगेगा। फिर से सुन लो, सॉकेट अगर केवल एक लगा है तो हमेशा स्विच बोर्ड पर लगेगा। यहाँ कमरे में केवल एक ही सॉकेट था, इसलिए हमने इसको स्विच बोर्ड पर लगा दिया। ये सॉकेट का सिंबल होता है। ये सारी की सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही चल रही है, सिंबल्स में ही काम करना है हमें। तो ये सॉकेट का सिंबल होता है।
आपको मैंने ये सॉकेट आपको लगा के दिखा दिया है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में साफ साफ, और आप चीज़ को समझ भी पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो कमरा था पूरे 4 मीटर का है, ऐसे करके 4 मीटर का है। तो बल्ब, अब हमको सॉकेट लग गया, सॉकेट खत्म। अब क्या लगाना है हमको, बल्ब लगाना है, पंखा लगाना है और एक ट्यूबलाइट लगानी है। तो गाइस पंखा तो बिल्कुल बीच में लगेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। पंखा तो बिल्कुल कमरे के बीच में लगेगा, यहाँ पे ये पंखे का सिंबल होता है, आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये जो सिंबल होता है पंखे का होता है ये वाला। तो पंखा तो बिल्कुल बीच में लगेगा, उसका तो कोई इशू नहीं। बात आती है ट्यूबलाइट की, और बल्ब कहाँ लगाएं। तो गाइस आप बल्ब यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, या यहाँ भी लगा सकते हो। सेम कहानी ट्यूबलाइट की है, जहाँ मन करे आप वहाँ पर लगा सकते हो, जहाँ पर कंफर्टेबिलिटी आपको दिख रही है। या अपना सेंस लगा के आप सोच सकते हैं कि हम जो है अगर बल्ब यहाँ पर लगा देते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में ट्यूबलाइट लगा देते हैं, ताकि चीज़ें, ये ट्यूबलाइट इतने हिस्से को कवर कर लेगा लाइट के लिए, और ये बल्ब इतने हिस्से को कवर कर लेगा लाइट के लिए, और पूरे कमरे में एक प्रॉपर रोशनी का फॉर्मेट हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप जैसे मैंने लगाएं आप बिल्कुल वैसे ही लगाएं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल वैसे ही लगाने। आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं इसमें, जैसे आपको कंफर्टेबिलिटी लगे वैसे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है नहीं, तो चलिए, बल्ब जो लगेगा हमारा पूरा 4 मीटर का कमरा है, तो बीच में 2 मीटर पे लगेगा। अब हमने क्या किया है कि 1 मीटर का दरवाज़ा है और 0.5 छोड़ कर स्विच बोर्ड लगाया है, तो 1.5 मीटर तो ऑलरेडी चल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम, स्विच बोर्ड से, स्विच बोर्ड लगाने के बाद ऐसे ये स्विच बोर्ड लग गया, यहाँ से ऊपर को जाएंगे ऐसे करके, फिर यहाँ से हम बराबर में जाएंगे, कितना डिस्टेंस, 0.5 मीटर, और यहाँ लगा देंगे बल्ब। ये स्विच बोर्ड लगाया, ये ऊपर को गए, ये 0.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये हमने लगा दिया है बल्ब। आई थिंक कि चीज़ आपको मेरी बड़े मज़े से क्लियर हुई होगी, पता लगा होगा गाइस कैसे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे आपको मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ सकें, लेकिन इंटरनल वायरिंग एक ऐसा टॉपिक है कि केवल आप उसको वीडियो में देख के समझ जाओ, और वो भी न्यूमेरिकल करना। वायरिंग करना आप सीख सकते हो, आसान चीज़ है, लेकिन इंटरनल वायरिंग का न्यूमेरिकल करना, वीडियो देख करके सीखना थोड़ा टिपिकल टास्क है। लेकिन तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके चलूँ, है ना गाइस। चलिए, अब हमने स्विच बोर्ड 2 लगा दिया है, इसके बाद हमने लगा दिया बल्ब। स्विच बोर्ड 2 लगा दिया है, इसके बाद हमने 0.5 मीटर चल के बल्ब लगा दिया है। ठीक है, अब इस बल्ब को लगाने के बाद हमने क्या किया है कि ऊपर गए होंगे, बल्ब बल्ब लगाया हम, बल्ब के बाद ऊपर छत में गए होंगे, छत पे जाने के बाद फिर हम इधर को पूरी, ये कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर, 4 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला। ठीक है गाइस, तो ये 4 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, जब ये 4 मीटर डिस्टेंस है तो पंखा लगेगा बिल्कुल बीच में। तो हमने क्या किया कि इस वाले बल्ब को लगाने के बाद हम पहले छत पे गए, छत पे जाने के बाद फिर हमने क्या किया कि छत पे जाके, छत पे पहुंच गए, फिर छत पे जाके ऐसे करके आए, ऐसे करके आने के बाद हमने ये पंखा लगा दिया, पंखा लगा दिया। अब हम ऐसी छत पे चलते चलते दीवार के आगे वाले कोने पे पहुंच गए, फिर नीचे को उतरे, और हमने जो है ये ट्यूबलाइट लगा दी। ठीक है नहीं, ध्यान से सुन के चलो। हमने ये पहले बल्ब लगाया, फिर हम 0.5 ऊपर को गए, छत पे पहुंचे, अगर हम 3 मीटर ऊपर छत थी तो फिर हम ऐसे करके आए 2 मीटर, फिर हमने पंखा लगाया यहाँ पे, पंखा लगाने के बाद फिर हम 2 मीटर ऐसे करके आए, पूरी 4 मीटर हो गई। फिर दीवार के कोने पे आ गए, फिर हम नीचे को 2 मीटर, वो 0.5 मीटर उतरे, हमने ट्यूबलाइट लगा दी। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये बल्ब, ट्यूबलाइट और जितने भी लाइट पॉइंट हैं वो सारे के सारे फर्श से 2.5 मीटर ऊपर लगे। कहाँ लगे, 2.5 मीटर ऊपर लगे, और यही लगाए जाते हैं सारे के सारे लाइट पॉइंट 2.5 मीटर ऊपर। और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे छत की कितनी ऊंचाई है, यहाँ पे छत की ऊंचाई है हमारे पास कितनी, छत की ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, और एच आर कितना है, एच आर है हमारे पास यहाँ पे 2.5 मीटर। ठीक है गाइस, अब इस वाले रूम का, रूम 1 का सारे कंपोनेंट क्लियर हो गए लगने। आई होप चीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी आपको, कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं। खैर अब क्या करेंगे हम, स्विच बोर्ड 2 से फेज और न्यूट्रल निकालेंगे, स्विच बोर्ड 2 से फेज और न्यूट्रल निकालेंगे, और स्विच बोर्ड 2 से निकलने वाला फेज और न्यूट्रल, यहाँ से निकाल के फेज और न्यूट्रल होते हुए दीवार पार करके स्विच बोर्ड 3 में निकाल ले जाएंगे। स्विच बोर्ड 2 से हमने फेज और न्यूट्रल निकाला, और निकाल के फिर स्विच बोर्ड 3 में ले गए। कैसे,
यानी कि रूम 2 में ले गए। रूम 1 से स्विच बोर्ड 2 से फेज और न्यूट्रल वायर निकाले, और स्विच बोर्ड 2 से फेज और न्यूट्रल वायर निकालने के बाद स्विच बोर्ड 3 में ले गए। आप समझने की कोशिश करो, हम इस वाले रूम में थे, हमने इस रूम से ऊपर गए, दीवार पार की, स्विच बोर्ड 3 में गए और वहां पे स्विच बोर्ड 3 को कनेक्ट कर दिया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब जब स्विच बोर्ड 3 हमने वहां पे लगा दिया है, अब हमने जो काम यहाँ रूम 1 में किया था वही सेम काम रूम 2 में करेंगे, सारा का सारा। स्विच बोर्ड तो कैसे लगा था मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था। कैसे लगा था कि दरवाजे से 0.5 हटा के स्विच बोर्ड लगा दिया है हमने, सही है। उसके बाद हम 0.5 और हटे, क्यों? क्योंकि 1 मीटर का दरवाजा, 0.5 छोड़ के स्विच बोर्ड लगा, 0.5 और छोड़ के 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया, और 2 मीटर पे बल्ब लगाना है हमको, क्योंकि आधे में लगाना है बल्ब, पूरे 4 मीटर के आधे, यानी कि 2 मीटर पे बल्ब लगाना है। भाई इस बात मेरी समझ में आ रही है ना आपको? देखो, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप चीजों को पूरी तरीके से क्लियर नहीं भी कर पा रहे हो तो वीडियो को स्लो, प्लेबैक स्पीड इसकी स्लो करके देख सकते हो आप, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको कॉल पर सारा का सारा सॉल्यूशन दे दूंगा। जैसे आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कमेंट करके बताओ हमें कि यहाँ पे डाउट हो रहा है मुझे, और दूसरी बात, कमेंट करके मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट में ही निवारण कर दूं। दूसरा तरीका ये गाइस कि मैं आप मुझे ईमेल कीजिए, या मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा नीचे, आप टेलीग्राम पे पॉलिटेक्निक स्टडी डाल के सर्च कीजिए, वहां पे मेरा लिंक आएगा, वहां पे मेरा ग्रुप आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। तो इन वहां पे क्या रहेगा, वहां पे ये रहेगा कि वहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और सामने से बात कर सकते हैं, तो चीजों को मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी कोशिश है कि मैं यहीं पे सारी चीज समझा दूं। जितना रूम 1 में मटेरियल लगा था, इधर लगा था, रूम 2 में उतना ही मटेरियल हमने सेम लगाया है। एक बार मैं बताऊंगा जरूर रूम 2 में कैसे कैसे क्या क्या लगाया है, ताकि आपको रूम 1 का भी रिवाइज हो जाए। ठीक है नहीं? चलिए करते हैं शुरू। स्विच बोर्ड लगाया, फिर स्विच बोर्ड लगाने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड लगा दिया, ये स्विच बोर्ड, फिर हम ऊपर गए, फिर हम इधर को गए, फिर हमने यहाँ पे लगाया बल्ब। सुन लो, पहले ये स्विच बोर्ड लगाया, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ लगाया हमने बल्ब, सही है। उसके बाद बल्ब के बाद हम, मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ आपको ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो। पहले हमने ये स्विच बोर्ड लगाया, ऊपर गए, बल्ब लगाया। अब बल्ब के बाद हम और ऊपर गए छत के कोने पे, यहाँ पे छत के कोने पे आ गए। अब हम इधर को गए, हमने पंखा लगा दिया, सही है नहीं? ऐसा बनता है सिंगल लाइन डायग्राम, जो कि हमारा अगला स्टेप है, और सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। मेरी नजर में सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन का, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम के बेस पर ही आप वायर की कैलकुलेशन कर पाते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम के बेस पर ही आप कंड्यूट की कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको समझ में आया कि हमने स्विच बोर्ड के बाद बल्ब लगाया, बल्ब के बाद हम ऊपर गए छत पे, फिर ऐसे करके गए, फिर हमने पंखा लगाया, फिर पंखे के बाद पंखा लगा दिया, ये देखो पंखा लगा दिया। फिर इसके बाद हम और आगे को गए, और आगे को गए, अब छत के कोने पे आ गए, अब नीचे को उतरेंगे, नीचे को उतर के हमने फिर ट्यूबलाइट लगा दी। कहाँ पे लगाई ट्यूबलाइट? फर्श से 2.5 मीटर ऊपर, या फिर छत से 0.5 मीटर नीचे। अब आपको शायद बात क्लियर हो रही हो, अच्छे से समझ में आ रही है ना? तो हमारा सारा का सारा मटेरियल लग गया, और सारे के सारे पहले हमने शुरुआत में एक बार बहुत जल्दी से 5 मिनट या 2 मिनट के भीतर भीतर इस वायरिंग प्लान को पूरा समझाता हूँ, हमने क्या क्या लगाया, कैसे कैसे लगाया। ठीक है गाइस? और आप कोशिश कीजिए कि आप इन सारे पार्ट्स को अब क्लियर कर लें, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो। देखिए, यहाँ पे हमने 0.5 जगह छोड़कर मेन स्विच लगाया, और मेन स्विच और डीवी जो है उनका रूल ये कहता है कि वो फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगते हैं। कितने मीटर ऊपर? 1.5 मीटर ऊपर। और इस क्वेश्चन में एच आर हमने कहाँ रखा है? एच आर कहाँ रखा है? हमने रखा है फर्श से 2.5 मीटर ऊपर, फर्श से 2.5 मीटर ऊपर। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि इसकी छत की ऊंचाई जो मैंने बताई थी आपको क्वेश्चन में मानी थी, वो 3 मीटर मानी थी, 3 मीटर मानी थी। छत की ऊंचाई 3 मीटर मानी थी, तो इसलिए हमने छत की ऊंचाई 3 मीटर मान के हमने अपना एच आर 2.5 मीटर रखा है, ताकि छत से नीचे को 0.5 नीचे एच आर रहता है, ऐसा रूल कहता है। ठीक है? अब क्या होगा, मेन स्विच लगा है फर्श से लेके, फर्श जैसे मान लीजिए ये फ्लोर है, ये आपका फर्श है, फर्श से
1.5 मीटर ऊपर जाकर लगा है मेन स्विच, ये लगा है मेन स्विच यहाँ पे, ये दूरी है 1.5। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एचआर है, ये एचआर की पट्टी जा रही है, और ये डिस्टेंस है एचआर का, जो डिस्टेंस है वो है 2.5। मैं इसको मिटा कर दोबारा बनाता हूँ। देखो ये आपका फ्लोर है, ये एचआर है, ये डिस्टेंस है 2.5 मीटर, और यहाँ पे लगा है मेन स्विच, ये डिस्टेंस है 1.5। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? देखो इस 2.5 में से अगर ये 1.5 माइनस कर दें हम, तो कितना बचेगा? ये 1 मीटर। कॉन्सेप्ट समझ में है आपको? ये देखो यानी कि ये जो मेन स्विच जो एमसीबी वाला बॉक्स लगा है, उससे ऊपर का जो डिस्टेंस है, नली जो लगेगी वो केवल 1 मीटर की नली लगेगी। ये आपको मैं सिंगल लाइन डायग्राम में क्लियर करूंगा, लेकिन अभी केवल ताकि सिंगल लाइन डायग्राम आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, इसलिए समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इस मेन स्विच के बाद यहाँ पे मेन स्विच लगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाके ये लग गया डीबी, डीबी लग गया, फिर डीबी के बाद यहाँ से हमने वायर निकाले और यहाँ पे जाके हमने लगा दिया स्विच बोर्ड आगे वाले में। सिंगल लाइन डायग्राम में हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागते, हम केवल दो ही चलते हैं, या तो ऐसे चलते हैं या फिर ऐसे चलते हैं। जो ऐसे चलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं एच आर और जो ऐसे चलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं बी आर। बाकी हम तीसरा तिरछा नहीं चलते कभी भी, ठीक है नहीं। तो हमने मेन स्विच लगाया है, फिर डीबी लगाया है, फिर स्विच बोर्ड के बाद आगे को आए 1.5 मीटर बल्ब लगाया, फिर छत पे गए, फिर इधर को आए पंखा लगाया। उसके बाद हम जो है यहाँ पे स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 में एंट्री मार गए, फिर हमने 2.5 वो 0.5 के साथ बल्ब लगाया है, फिर पंखा लगाया है, फिर ट्यूबलाइट लगाई है ठीक है नहीं। आई होप कि आपको बात बड़े अच्छे से क्लियर हो रही होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि स्विच बोर्ड 3 में आए, स्विच बोर्ड 2 से एंट्री मार के फिर बल्ब लगाया, फिर पंखा लगाया, फिर ट्यूबलाइट लगाई। कैसे कैसे लगाई मैं आपको पिछले आधे घंटे से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे लगाई, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और वायरिंग प्लान बनाना समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको वायरिंग प्लान बनाना समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कि आपका 60% क्वेश्चन खत्म हो गया है, और सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के बाद आपका 90% क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर तो केवल 10% पार्ट बचता है जिसमें कि हम मटेरियल लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो गाइस, अच्छा मैं तेज तेज तो नहीं बोल रहा एक्चुअली मेरी आदत है, मैं बड़ी तेज तेज बोलता हूँ जब पढ़ाता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं धीरे बोल के चलूँ, है ना। अगर आपको जरा सा भी मेरा वॉइस में या साउंड इफेक्ट में फास्ट लगने लगे तो आप प्लेबैक स्पीड को ना 0.75 कर लिया करो। प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे इधर क्लिक करोगे, यूट्यूब के ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आता है प्लेबैक स्पीड, उसको आप 0.75 कर सकते हो। तो अगर मैं तेज तेज बोल रहा हूँ तो वहां पे स्लो हो जाएगा, ठीक है नहीं। गाइस क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि तेज तेज बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तेज तेज मतलब लाउड नहीं, फास्ट की बात कर रहा हूँ। तो वायरिंग प्लान आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वायरिंग प्लान बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहता है आपको पता ही है। बताओ क्या बताया था स्टेप्स में, क्या बताया था? अरे पता है नहीं कुछ? सिंगल लाइन डायग्राम बनाना, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन करना, और यही सबसे मेन पार्ट है और यही सबसे मजेदार पार्ट है मेरी नजर में। अब मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सिखाता हूँ और बहुत मजा आएगा, ठीक है गाइस। करते हैं शुरू और लगाते हैं अपना एफर्ट आप चाहे कुछ अभी तक आपने सीखा या नहीं सीखा, इस स्टेप को बहुत अच्छे से सीख के चलना, और आपको पता है कि क्यों सीख के चलना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि इस स्टेप को क्यों अच्छे से सीख के चलना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो काम करेगा सारा का सारा, ठीक है गाइस। गाइस अब मैं वापस वायरिंग प्लान पे नहीं जाऊंगा, आप वापस आपने स्क्रीनशॉट वायरिंग प्लान का पीछे जाकर थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट मार लेना, या एक काम करना उस वायरिंग प्लान को पहले अपने एक पेपर पे बना लो। आप इसको वीडियो वहीं पॉज करो और उस वायरिंग प्लान को एक पेपर पे बना लो। उससे क्या होगा कि अब मैं जो सिंगल लाइन डायग्राम में समझाऊंगा ना चीजें, उसमें कम से कम 60% चीजें उस वायरिंग प्लान से रिलेटेड है, और जैसे जैसे मैं आपको ये चीज समझाता चला जाऊंगा उस वायरिंग प्लान में आप वो चीज देखते चले जाओगे, ठीक है नहीं गाइस। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? उस वायरिंग प्लान को आप पहले एक पेपर पर बनाओ, उसके बाद अच्छा मैं आपको वायरिंग प्लान में एक बात क्लियर कर देता हूँ अब तक, ताकि कुछ लोग डाउट में ना रहें। ये ट्यूबलाइट अगर मैंने यहाँ पे लगाई है, अगर आपसे नहीं कहा गया कि कहाँ पे लगानी है, तो कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं पे लगाएं, आप इस ट्यूबलाइट को यहाँ भी लगा सकते हैं। ऐसे फिर सप्लाई ऐसे जाती, फिर ऐसे आ जाती, ठीक है नहीं। तो कोई इशू नहीं है, आपका मन है, कंफर्टेबिलिटी है कि आप कहाँ लगाना चाहें, ऐसा कोई इशू नहीं है। आमने सामने इसलिए लगाई गई है ट्यूबलाइट गाइस
ताकि ये ट्यूबलाइट इतने हिस्से को रोशन कर देगी कमरे के और ये वाला बल्ब इतने हिस्से को रोशन कर देगा। उससे क्या होगा कि पूरे कमरे में अच्छा खासा लाइट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी लाइट की। ठीक है ना गाइस? चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और वायरिंग पुराने का तो किस्सा खत्म हो गया है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं। गाइस आप लोग सोचोगे कि सर ने सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन डीबी से क्यों शुरू किया है, मेन स्विच से क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि सर ने तो पीछे कहा था कि मेन स्विच जो लगा है और डीबी के बीच में 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। तो बच्चे ऐसा केवल रूल्स में होता है। आजकल क्या होने लग गया है कि मॉडर्न टाइम में आजकल जो है केबल डीबी और मेन स्विच दोनों एक ही जगह आने लग गए। डीबी भी वहीं आता है और मेन स्विच भी वहीं लगता है। ठीक है नहीं? डीबी भी वहीं लगता है और मेन स्विच भी वहीं लगता है। तो आपको क्या करना है कि डीबी से ही शुरुआत करनी है। अगर आप मेन स्विच लगाते भी हो तो आप मेन स्विच को यहाँ लगा सकते हो। बच्चे देखो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, अगर आप सेम वैसा ही बना के आओगे, आपका कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता, मेरी जिम्मेदारी। इतना ही सुंदर, इतना ही साफ बना के आना, थोड़ा और बड़ा करके बना के आना ताकि उसको क्लियर दिखे चीजें। क्योंकि मैं इसमें जो मुझे प्रेजेंट करना है आपको समझाना, इसलिए एक ही पेज पर लाना जरूरी है, 2 पेज पर नहीं कर सकता मैं, इसलिए इस चीज को इतना बड़ा छोटा बनाना पड़ा है। आप लोग उसको जितना हो सके बड़ा बना के आओ ताकि एग्जामिनर चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाए, क्लियरली चीजों को देख पाए। ठीक है बच्चे, ये ट्रिक्स हैं कुछ अच्छा आंसर लिखने की। चलिए फिर, तो अगर आपको मेन स्विच लगाना भी है डायग्राम में, चाहो आप ध्यान तो यहाँ पर लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा दो मेन स्विच, फिर इसको सप्लाई यहाँ पर लिख दो MS, ये लग गया मेन स्विच, फिर ये डीबी लगा दो। ठीक है गाइस? वरना अपना लगाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, अब वैसे ही बनाओ, आपका कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता, जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि गाइस ये प्रॉपर रूल से ही कर रहे हैं काम हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको खुद से कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ, सब कुछ रूल से हो रहा है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रूल्स, पूरा। रूल्स कौन से वाले? IER। IER का मतलब क्या होता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। कौन से? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। चलिए करते हैं शुरू, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं गाइस। डीबी, डीबी लगा दिया हमने। जैसा कि आप पता सिंगल लाइन डायग्राम में जो जगह हम केवल सिंगल लाइन डायग्राम में उन्हीं लाइंस को दिखाते हैं जो नली यूज की गई होती है, कंड्यूट यूज की गई होती है, और उस कंड्यूट में कितने वायर यूज किए गए वो हम डंडे खींच के बता देते हैं। और यही प्रोसेस है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बनाने का, और इसीलिए हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते भी हैं। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम केवल 2 ही प्रकार की लाइन खींचते हैं, एक ऐसी वाली और एक ऐसी वाली। ये है हॉरिजॉन्टल रन, इसको बोलते हैं HR, और ये है वर्टिकल रन, इसको बोलते हैं BR। गाइस आप अगर चाहें तो इन दोनों HR का कैलकुलेशन अलग कर सकते हैं और BR का कैलकुलेशन अलग कर सकते हैं, या आप अगर ना भी चाहें तो HR और BR का कैलकुलेशन अलग ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है, एक साथ भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं हमेशा एक साथ करके चलता हूँ ताकि चीजें आपको डाउटफुल ना रहे। ठीक है ना गाइस? गाइस बिल्कुल चिंता ना करो, आपको मैं चीजें बिल्कुल अच्छे से समझा के चलूंगा यार, पूरी कोशिश है मेरी कि ऐसा क्लियर करके जाऊं कि आपको कभी किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। अगली चीज ये गाइस कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो दूसरे वीडियो में बता रखे हैं, प्लीज। आप देखो ऊपर जो ऐसे वाला निशान बना आता है, ऐसा वाला, इस पर अगर क्लिक करोगे तो इसमें आपको दिख जाएंगे वो सारे वीडियोस। एक बार आप क्लिक करोगे तो वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे। अगली चीज, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखे हैं, आप जहाँ मेरा वीडियो का टाइटल है उस पर क्लिक करो, नीचे को देखना वो छपे आएंगे, आप उन पर जाके पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि अगर आप रूल समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना गाइस? चलिए फिर, अब मैंने आपको पीछे दिखाया था कि हम जो ऐसे लगाते हैं डीबी, फिर यहाँ से 1 मीटर ऊपर जाकर लगाते हैं HR, ये HR की पट्टी होती है, बस वही करने वाले हम लोग आज। ये लगा दिया हमने डीबी, उसके बाद HR जो लगेगा वो फर्श से 2.5 मीटर ऊपर लगाए, और डीबी जो लगाए वो फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगाए। इसीलिए HR और डीबी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 मीटर हो गई। तो डीबी से लेके
ये इसको एच आर बोलते हैं, यह है एच आर। डीबी से लेके एच आर तक की दूरी कितनी हो गई? 1 मीटर हो गई। ठीक है गाइस। अच्छा सर्किट कितने बने हमारे? सर्किट कितने बने थे? सर्किट बना था केवल एक। जब एक सर्किट बनाए तो एक सर्किट के डीबी से केवल 2 ही वायर निकलेंगे। अगर 2 सर्किट बनते तो 4 वायर निकलते। जितने सर्किट बनते हैं डीबी से जो वायर निकलते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, उतने वायर निकलते हैं डीबी से। तो एक सर्किट था 2 वायर, 2 सर्किट है 4 वायर, 3 सर्किट है तो 6 वायर। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे 2 सर्किट, वो एक सर्किट है इसलिए 2 वायर निकले, और डिस्टेंस जो था वो 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है गाइज, चलिए। तो डीबी लगाया हमने, 1 मीटर चले, एच आर पे पहुंच गए। फिर आपको अगर याद हो तो हम यहाँ से डीबी के बाद, देखो ये डीबी लगने के बाद 1.5 मीटर चले थे, फिर स्विच बोर्ड के ऊपर पहुंचे थे हम। ठीक है नहीं? तो डीबी लगने के बाद हम लोग यहाँ पे चले, फिर 1.5 मीटर चले, ये देखो ये वाला डिस्टेंस 1.5 मीटर चले, फिर हम स्विच बोर्ड के ऊपर पहुंच चुके हैं। हमने नीचे को आके स्विच बोर्ड लगाया। अब ये स्विच बोर्ड में ना 1.25 मीटर लिखा है, ये क्यों लिखा है गाइस? इसके लिए स्विच बोर्ड को लगाने का एक रूल होता है। स्विच बोर्ड जो लगते हैं वो फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगते हैं। स्विच बोर्ड जो लगते हैं वो फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगते हैं। फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगते हैं। इसीलिए जब स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगेगा तो पूरी, अच्छा आप सोचो कि यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा है और यहाँ पे एच आर है, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से फर्श से लेके यहाँ तक का 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है। 2.5 में से 1.25 मीटर ये खत्म हो गया। कितना बचा ऊपर को? 1.25 मीटर ही तो बचा। यानी कि 2.5 में से 1.25 ये नीचे वाला खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं नली वाली। यहाँ से ऊपर को नली लगी है, तो ये कितना बचा? 1.25 मीटर ही तो बचा, है कि नहीं? समझ में आई बात? नहीं तो ये 1.25 मीटर ये वाला है। दूसरी चीज, अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ तो आप फिक्स रखो कि एच आर से स्विच बोर्ड हमेशा 1.25 मीटर रहता है, अगर एच आर 2.5 पर है, जो कि आपके क्वेश्चन में हमेशा 2.5 पर ही रहेगा। ओके गाइस? अरे यार इतना टफ नहीं है, इतना आप सोच रहे हो। वीडियो लेंथी इसलिए हो रहा है क्योंकि चीजें आपको क्लियर करनी बहुत जरूरी है। अकेले सिंगल लाइन डायग्राम बनाने का वीडियो 40-50 मिनट का बनता है, वायरिंग प्लान बनाने का वीडियो 40-50 मिनट का बनता है। अब मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा, साथ में लिस्ट भी समझाऊंगा, तो लंबा तो होगा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये स्विच बोर्ड बंद लगा दिया। स्विच बोर्ड बंद लगाने के बाद हम जो है, अच्छा मैं आपको वायर भी साथ साथ समझा के चलता हूँ ताकि आपको यार दिक्कत ना पड़े, या वायर बाद में समझा दूंगा। चलो वायर बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लो कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या लगा रहे हैं। स्विच बोर्ड बंद लगा दिया, फिर यहाँ से हम इधर को चले थे साइड में, वो थोड़ा सा आपको याद हो तो, अगर कितना चले थे 1.5 मीटर चले थे बल्ब लगाने के लिए। देखो स्विच बोर्ड ये लगा था, उसके बाद 1.5 मीटर चले थे, फिर बल्ब लगाया था। तो वही काम हमने किया यहाँ पे। स्विच बोर्ड ये लगाया, ये लगाया स्विच बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे तो एच आर है, यहाँ से हम 1.5 मीटर चले और फिर ये बल्ब लगाया। यहाँ से हम ये 1.5 मीटर चले, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो मेरी उंगली घूमती हुई। और ये फिर हमने ये 1.5 मीटर चल के हमने ये बल्ब लगाया, बल्ब लग गया। अब गाइस बल्ब लगने के बाद आपको पंखा कहाँ लगाना होता है? छत में लगाना होता है ना पंखा। और पंखा लगा कहाँ पे है? पंखा लगा है 2 मीटर डिस्टेंस पे, लेकिन 2 मीटर के साथ साथ आपको आधा मीटर ऊपर को भी तो चलना पड़ेगा। आपको जो आधा मीटर है वो ऊपर को भी तो चलना पड़ेगा, 0.5 मीटर, तभी तो ऐसे करके देखो। अच्छा ये लगाया बल्ब, उसके बाद छत पे जाने के लिए 0.5 ऊपर को चलेंगे, फिर इधर जाके पंखा लगाएंगे, है कि नहीं? गाइस चीजें अच्छे से क्लियर करके चलो यार, इतना मुश्किल नहीं है, इतना आप सोच रहे हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इतना आप अभी तक सोच कर बैठे थे। ठीक, तो 0.5 छत के लिए पहुंचने वाला और 2 मीटर ऐसे करके चलने वाला, कितना हो गया? 0.5 प्लस 2, यानी कि हो गया हमारे पास 2.5 मीटर। कितना हो गया? 2.5 मीटर। और ये 2.5 मीटर डिस्टेंस पे हमने जाके फिर पंखा लगाया। ओके गाइस, बरामदे का काम हमारा खत्म हो गया। ये पूरा बरामदे का हिसाब था, बरामदे का पूरा खत्म। ठीक है, लग गया बरामदे का, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब बरामदे के सारे कंपोनेंट लग गए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे,
कि अब हम स्विच बोर्ड 1 से जाएंगे, स्विच बोर्ड 1 से जाएंगे और स्विच बोर्ड 2 में पहुंच जाएंगे और ये दीवार पार करी है हमने, ठीक है नहीं। स्विच बोर्ड 1 से गए और स्विच बोर्ड 2 में पहुंच गए, दीवार पार की है और दीवार को हमने यहाँ पे नगण्य माना है, दीवार को हमने यहाँ पे नगण्य माना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवार पार की, हम स्विच बोर्ड नंबर 2 में पहुंच गए। स्विच बोर्ड 2 फिर से वही है, HR से 1.25 मीटर की दूरी रहेगी इसकी, स्विच बोर्ड की, सारे स्विच बोर्ड की यही रहती है क्योंकि HR 2.5 पे है और स्विच बोर्ड जो है वो फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगता है। अच्छा आधे लोग तो अब उलझ गए होंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी रूल्स नहीं पढ़े। अब जाओ प्लीज एक बार रूल पढ़ के आओ, पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, रूल पढ़ो, तब चीज समझ में आएगी। और वहां पे जो 2 वीडियो थे, सिंगल लाइन डायग्राम का प्रिपरेशन और मल्टी लाइन डायग्राम का प्रिपरेशन, वो सारे पढ़ के आना, उसके बाद आके इस वीडियो को देखना, ठीक है गाइस। चलिए ये स्विच बोर्ड लगा दिया और इस स्विच बोर्ड को लगाने के बाद हम ऊपर पहुंचे। अब ये सेम प्रोसेस किया हमने, आपने अगर देखा हो, याद हो, तो रूम 1 में हमने स्विच बोर्ड के बाद 0.5 मीटर का डिस्टेंस के साथ बल्ब लगा दिया था, हमने वही काम किया है। अब देखो उधर जाके अपने उसमें स्विच बोर्ड लगाया, फिर HR पे पहुंचे, फिर 0.5 मीटर का डिस्टेंस और बल्ब लगा दिया। अब बल्ब के बाद हम बल्ब यहाँ पे लगाया, ऊपर जाएंगे 0.5, फिर ऐसे आएंगे 2 मीटर, बल्ब लगाया 0.5, फिर ऐसे आएंगे 2 मीटर, कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 मीटर। वही किया है हमने, बल्ब के बाद 2.5 मीटर और पंखा लग गया, ठीक है गाइस। उसके बाद पंखे से फिर दीवार के कोने पे आएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये बल्ब और पंखा आमने सामने लगे थे ना, तो आपको दिखा देता हूँ फिर से मैं, एक तो हर चीज बार बार दिखानी पड़ेगी आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी पे बना लो अपने। ये पंखा लगाए, इस पंखे के बाद ऐसे 2 मीटर आए, फिर नीचे को उतरे होंगे, ऐसे 2 मीटर आए, फिर नीचे को उतरे 0.5, क्योंकि बल्ब ट्यूबलाइट तो छत पर नहीं लगने वाली, ट्यूबलाइट तो दीवार पर लगेगी। नीचे को आए 2 मीटर, वो 0.5 मीटर उतरे, 2 मीटर ऐसे करके हो गया 2.5, इसीलिए हमने लिखा है वहां पे 2.5 और 2.5 मीटर लिखने के बाद ट्यूबलाइट लगा दी। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया हो अच्छे से। ये रूम 1 का प्रोसेस था और गाइस रूम 1 में जितना प्रोसेस था एज इट इज सेम रूम 2 में लगाया गया है, बिल्कुल सेम। आप देख सकते हो वहां पे चल के भी, देखो जरा एक बार, ये देखो, ये ये रूम 1 में जैसे जैसे लगे, रूम 2 में वैसे वैसे लगे, सेम सारे के सारे कंपोनेंट। इसीलिए सिंगल लाइन डायग्राम भी सेम ही बनेगा रूम 1 में और रूम 2 में, गाइस। तो अच्छा आपको मैं एक बात बताता हूँ कि रूम 1 स्विच बोर्ड 2 से स्विच बोर्ड 3 तक जाने में 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। ऐसा क्यों किया बताता हूँ आपको, देखो देखो गाइस, 1.5 मीटर ये वाला और 1.5 मीटर ये वाला, इसलिए यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें 3 मीटर चलना पड़ा, 1.5 ये और 1.5 ये, हो गया ना 3 मीटर। दीवार को हमने नगण्य माना, दीवार का कुछ भी नहीं मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है गाइस। आप चाहें तो दीवार की कुछ दूरी रख सकते हैं, जैसे कि मोटाई रख सकते हैं 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमने यहाँ पर नगण्य माना है, कोई इशू नहीं है। तो बरामदे में लगा ये मटेरियल, रूम 1 में लगा ये मटेरियल और ये रूम 2 में लगा 3 मीटर जाने के बाद, सेम ये जैसा है वैसे सेम ये। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो गया होगा। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना ही सबसे टफ टास्क होती है मेरे बच्चे। अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सीख गए तो समझ लो क्वेश्चन का 90% पार्ट आपने क्लियर कर लिया है। मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम फिर से सिखाता हूँ, यही वाला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है सेम क्वेश्चन एज इट इज, तो आने के एग्जाम में कई ज्यादा चांस है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बेटर, बहुत बेटर समझ लेना। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करके बताओ, ईमेल करो, मुझे व्हाट्सअप करो, फोन करो, आपको मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा अपना, आपकी हर एक समस्या का समाधान करके दूंगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। लेकिन प्लीज, आप प्लीज इसको जरूर समझ के चलना यार, एग्जाम देने आप जाओगे तो रोगे, वरना आप इस डायग्राम को जरूर समझ के चलना है, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। डीबी लगाया है, डीबी से 1 मीटर ऊपर को गए, फिर HR पे आ गए, HR से 1.5 मीटर आए, फिर हम स्विच बोर्ड के ऊपर पहुंच गए, फिर 1.25 मीटर आए, स्विच बोर्ड लगा दिया, फिर ऊपर को गए वापस 1.5 मीटर गए, बल्ब लगाया, फिर 2.5 मीटर गए, फैन लगाया,
फिर दीवार पार की, स्विच बोर्ड दूसरा लगाया, फिर उसके बाद बल्ब लगाया है, फिर पंखा, फिर ट्यूबलाइट, फिर ये दोनों ये वाली दीवार पार की यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी, और 3 मीटर डिस्टेंस चला, स्विच बोर्ड लगाया, बल्ब लगाया है, पंखा लगाया है, ट्यूबलाइट लगाया। डिस्टेंस और वायर लिखना जरूरी होता है। आप जो डंडे देख पा रहे हो ना, जैसे खींचे हुए ये वाले डंडे, जो है ये वाले डंडे, ये वाले डंडे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सब, इन डंडों का मतलब है कि देखो ये जो डंडा है पूरा ये वाला, ये इसका मतलब है कि ये है नली, और इस वाले डंडे का मतलब है कि ये है वायर। यहाँ लिखा है 4, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 वायर है। समझ में ये बात? यहाँ से लेके यहाँ तक 4 वायर है, ये होता है मतलब। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 मीटर, और यहाँ लिखा है 2 डंडे खींचे हैं, मतलब 1 मीटर में 2 वायर है। सही है? आपको मैं समझाता हूँ कि 2, 3, 4 वायर कैसे कैसे। ये भी सिंगल लाइन डायग्राम का ही एक पार्ट है, और आपको बनाना होता है जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, डीबी से एक सर्किट के केवल 2 वायर निकलते हैं। डीबी से एक सर्किट के केवल 2 वायर निकलते हैं। 2 वायर निकले, और यहाँ से लेके यहाँ तक यही वाले 2 वायर जो निकले थे वो स्विच बोर्ड में एंट्री मार गए। सही है? यही वाले 2 वायर जो निकले थे वो स्विच बोर्ड में आ गए। तो स्विच बोर्ड वाले इस वाले हिस्से में 2 वायर आ चुके हैं। अब कुछ वायर वापस निकलने हैं। कितने वापस निकलने देखिएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, रुकिए, अब रुकिए, इसको समझ के चलिए। ये 2 वायर यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक 2 वायर है। उसके बाद इस वाले स्विच बोर्ड में कोई भी सॉकेट नहीं लगा है, कोई भी सॉकेट नहीं लगा है इस वाले स्विच बोर्ड में। ठीक है? इस वाले स्विच बोर्ड में कोई भी सॉकेट नहीं लगा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें केवल जब किसी स्विच बोर्ड में कोई भी सॉकेट नहीं लगा होता है, तो केवल फेज वायर अंदर लेके आते हैं, न्यूट्रल वायर नहीं लाते, केवल फेज वायर लाते हैं। ये जो 2 वायर थे ये वाले, इनमें एक फेज है, एक न्यूट्रल है, तो केवल फेज वायर अंदर लाएंगे, न्यूट्रल वायर अंदर नहीं लाएंगे। ठीक है गाइस? समझ में आई ना बात कैसे कैसा हुआ है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक वायर फेस का अंदर लेगा स्विच बोर्ड में, और ये इसके बाद इस वाले स्विच बोर्ड से जो सप्लाई देनी है वो इस वाले बल्ब को देनी है, और इस वाले पंखे को देनी है। इस वाले बल्ब को सप्लाई देनी है, और इस वाले पंखे को सप्लाई देनी है। तो दो दो कंपोनेंट को सप्लाई देनी है, इसलिए इन दोनों के फेस चाहिए हमें। ठीक है? नहीं, इन दोनों के फेस चाहिए। दूसरा, इसी स्विच बोर्ड से आगे को फेज वायर जाएगा इस वाले स्विच बोर्ड में को, तो 2 फेज वायर तो इसके निकलेंगे इन दोनों के लिए, और एक फेज वायर इसके लिए आएगा। ठीक है? तो कितने फेज वायर निकले? 3 निकले। एक अंदर आया था, 3 बाहर निकले। कितने हो गए? हो गए 4। इसलिए यहाँ पे 4 लिखा गया। समझ में आई? एक फेज वायर अंदर आया था ताकि हम स्विच में कनेक्ट कर सके, और 3 फेज वायर बाहर निकले। 3 क्यों निकले बाहर? क्योंकि 2 तो एक बल्ब के लिए निकला है, एक ट्यूबलाइट के लिए निकला है, और तीसरा जो फेज वायर निकला है वो निकला है आगे वाले कमरे में जो स्विच बोर्ड लगा है वहां पे जाने के लिए। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। गाइस इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसको हल्के में लेके चलें। इट्स अ वेरी 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 डीप कॉन्सेप्ट। समझ के चलो अच्छे से। 4 वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारे पास एक तो ये लगा है बल्ब, ये लगा है पंखा। तो बल्ब, इसके लिए हमारे पास इसका फेस और इसका फेस, 2 वायर तो ये हो गए, आगे को जा रहे हैं, और एक न्यूट्रल साथ में, तो यहाँ हो गए 3 वायर। उसके बाद यहाँ से पंखे तक इसका फेज न्यूट्रल और वायर हमने दिए। इसके लिए ट्रिक ये है कि जैसे जहां हम डंडा खींच के वायर लगा रहे हैं वहां पे हम ये देख लेते हैं कि कितने डिवाइस लगे हैं आगे। अगर 2 डिवाइस है तो 3 वायर लिखना पड़ेगा, 3 डिवाइस है तो 2 वायर लिखना पड़ेगा। गाइस बोर मत होना यार, ये तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा, क्या कर सकते हैं इसको, इससे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग बनाने की, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मजा आए। लेकिन आप प्लीज वीडियो को पूरा देख के जाओ। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो पूरा कॉन्सेप्ट सीख के जाओ यार। बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इतना आसानी से नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ 2 वायर लगे, फाइनली बात कर। अब हम इस वाले दीवार पार कर रहे हैं, और 2 वायर के साथ दीवार पार कर रहे हैं। किसके साथ? फेस के और न्यूट्रल के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में दीवार की मोटाई को नगण्य माना है, मतलब नेग्लेक्ट किया है। ठीक है? नहीं, अब हमने क्या किया कि इन वाले 2 वायर से हम स्विच बोर्ड नंबर 2 में आ गए। अगर स्विच बोर्ड नंबर 2 में 2 वायर से आ गए,
तो 2 वायर तो इसमें एंट्री मारेंगे, इसमें 2 वायर आएंगे। क्यों आएंगे 2 वायर? क्योंकि इस वाले स्विच बोर्ड में सॉकेट भी लगा था, और जहां सॉकेट भी लगा होता है वहां न्यूट्रल वायर भी लेके आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2 वायर आ गए, और 2 वायर निकलेंगे इसके लिए। 2 वायर तो इसमें आएंगे, और 2 वायर इसके लिए निकलेंगे आगे वाले के लिए। कितने? 4 वायर हो गए यहाँ पे, 4 वायर हो गए, और 3 लगी है ये डिवाइस, इसीलिए 3 फेस के वायर और एक न्यूट्रल का वायर, 4 वायर और। 4, 2 वायर तो इसमें आए, 2 वायर इससे निकले। अब एक वायर इसका, एक वायर इसका, एक वायर इसका, हो गए 7, और एक इन सब के लिए न्यूट्रल। कितने हो गए वायर? वायर हो गए हमारे पास 8। न्यूट्रल हमको नहीं निकालना पड़ता अगर इसमें यहाँ पे सॉकेट नहीं लगा होता, तो यहाँ पे सॉकेट लगा इसलिए न्यूट्रल निकालना पड़ा है। ठीक है, सही है नहीं? तो यहाँ पे 8 वायर हो गए, यहाँ से फिर 1 2 3, 1 2 3 डिवाइस लगी है, यहाँ पे 4 वायर, यहाँ पे 2 लगी है, 3 वायर, वहाँ पे अकेली डिवाइस इसलिए 2 वायर। फिर से सुन लो, 4 वायर क्योंकि इसके आगे 3 बल्ब, फैन और ट्यूबलाइट है, 3 वायर क्योंकि 2 है इसके आगे, 2 क्योंकि इसके आगे केवल अकेली डिवाइस है उसको सप्लाई। ठीक है गाइस? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके जाओ, बता के जाओ अच्छे से। ओके गाइस? ठीक है, कॉन्सेप्ट ना बहुत डिटेल में होता है यार ये। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में इसलिए करा रहा हूँ आज, ताकि आप ना 2 वीडियो देख नहीं पाते। दूसरा कि दूसरा वीडियो में क्या पता कब लेके आऊँ, और तब तक आप ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में करा के जाऊँगा आज। ठीक है नहीं? चलिए, अब हमने क्या किया, यहाँ से लेके 3 मीटर यहाँ से लेके बाहर निकाले थे, 3 मीटर चले और यहाँ पे आ गए। यहाँ से हमने फिर 2 वायर इसके अंदर आए, और निकलना कोई है नहीं, मतलब इधर को कुछ जाना नहीं कहीं भी। ठीक है नहीं? तो इधर को जब कुछ जाना ही नहीं है, तो हमने 2 वायर इसके अंदर लेके आए, और 1 2 3, 1 2 और 3, ये 3 डिवाइस हैं, इनके लिए 4 वायर और निकलेंगे। तो कितना हो गए? 2 वायर तो अंदर आए, 4 बाहर निकले। कितने वायर हो गए? वायर हो गए 6। 2 वायर अंदर आए, 4 बाहर निकले, वायर कितने हो गए? वायर हो गए 6। 6 वायर हो गए। ठीक है नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? इसे सुन लो, 2 वायर तो इस स्विच बोर्ड के लिए आए थे, फेस और न्यूट्रल, और इन तीनों के फेज बाहर निकलेंगे, और एक इन तीनों के लिए न्यूट्रल, यानी कि 4 वायर बाहर निकलेंगे। तो 2 आए, 4 गए, हो गए 6। ठीक है, यहाँ पे 4 वायर हैं क्योंकि आगे 3 डिवाइस लगी है, यहाँ पे 3 वायर हैं क्योंकि आगे 2 डिवाइस लगी है, और यहाँ पे 2 वायर हैं क्योंकि आगे 1 डिवाइस लगी है। और आपका कॉन्सेप्ट सिंगल लाइन डायग्राम स्वाहा। समझ में आया? जाग जाओ, सो गए हो तो। अगर बच्चे, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, इतना आसान नहीं है, इसलिए कोशिश करो आप कि चीज़ों को समझ के चलो। आप ये सोच के देखो कि कंटिन्यू अगर मैं 1.5 घंटा 2 घंटा बोल पा रहा हूँ आपके लिए, तो कितनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, है कि नहीं? तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो यार। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और कंटिन्यू आप अगर 2 घंटे बोल कर देखें तो आपको पता लगेगा कि कितना मेहनत है। दूसरी चीज़, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे के दिमाग में घूसना, समझाना, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल बात है बच्चे, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। और वीडियो को भी स्किप मत किया करो, किसी टीचर की मेहनत को आप ऐसे जाया ना जाने दो, स्किप बिल्कुल मत किया करो वीडियो। ओके गाइस? क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं, ये कोई थ्योरी चीज नहीं है यार। आप सोचो थ्योरी है, जब मन करेगा स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार। अगर आपने स्किप किया तो आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे, अगर आपने 10 सेकंड भी स्किप कर दिया है ना, आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी। और अगर आपने कुछ ना कुछ छोड़ा, मतलब आपका कुछ ना कुछ नंबर कम हो ही गया। ठीक है गाइस? चलिए, अभी मैं आपको अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जो कि सिंगल लाइन डायग्राम समझ में आ गया होगा, आई होप, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे जाओ, वापस से वीडियो देखो, फिर पीछे जाओ, फिर वीडियो देखो। और दूसरी बात कि एक स्पेशल वीडियो है जो केवल सिंगल लाइन डायग्राम को ही प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो, जाओ देखो। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट एंड वायर। कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट एंड वायर। ठीक है गाइस? अच्छा गाइस, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि एच आर और बी आर क्या होता है। एच आर और बी आर में आपको विजुअलाइज करा के दिखाता हूँ, थोड़ी कोशिश है मेरी, 1 मिनट रुकना। ठीक है? देखो, ये जो आप पट्टी देख पा रहे हो, ये आपको पट्टी दिख रही है। मेरा आप हाथ देखो, मैं देखो बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगेगा, ऐसे करके यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगेगा। जहाँ मेरा आप हाथ देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगेगा, इस हिस्से में जहाँ पे आप मेरी उंगली देख रहे हैं चलती हुई है, यहाँ पे जो है एक स्विच बोर्ड लगेगा इतने हिस्से में। ठीक है? अब स्विच बोर्ड लग गया, इसके बाद स्विच बोर्ड से ऊपर को वायर जाएंगे, यहाँ से इसमें होते हुए वायर जाएंगे इस तरीके से।
बाहर जाएंगे ऊपर। अब आप देखो ऊपर, ये देखो, अब आप वो पट्टी दिख रही है आपको ऐसे चलती हुई, ऐसे करके चलती हुई पट्टी दिख रही है वाली, ये वाली पट्टी, ये पट्टी दिख रही है वाली आपको, ये वाली, ये इसी को बोलते हैं बस एचआर, इसी को बोलते हैं एचआर। अब गाइज मान लीजिए कि यहाँ से मुझे अब पंखा लगाना होगा, तो पंखा देखो ऐसे करके कुछ छत पे पंखा लगेगा, ये यहाँ पे पंखा लगेगा, ये इस तरफ से हम छत पे आ गए, ठीक है। अब आपको मैं पूरा विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ, ये पंखा लगेगा यहाँ पे। तो पीछे आओ, यहाँ पे आओ, ये जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ मेरी उंगली दिख रही है आपको, इस हिस्से से हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से देखो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ ये वाला, यानी कि ये यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हो गया 1.25 मीटर। और उसके बाद यहाँ से लेके ऊपर को गए हम 0.5, उसके बाद ऐसे जाके पंखा लगाएंगे 2 मीटर पे। ये था पूरा प्रोसेस। इसको बोलते हैं हम बी आर। ये जो पट्टी देख रहे हो आप, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी इसको बोलते हैं बी आर। और ये वाली जो पट्टी देख रहे हो आप, ये वाली, इसको बोलते हैं हम एच आर। आई होप अब तो आपको समझ में आया ही होगा भाई कि क्या होता है एच आर और क्या होता है बी आर। समझ में आई नहीं? ये होता है, देखो समझ में आ गई बात। ओके गाइस, चलिए फिर आई होप कि आपको एच आर और बी आर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इतने अच्छे से समझाया तो मैंने। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट एंड बायर। ओके गाइस, देखिए इसमें क्या करना होता है, बस ये जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है, आप इसको कॉपी पे बना लो और बस इसी को चलना है। जैसे कि मानो ये मैं चलूंगा, मैं बोलूंगा डीबी से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट को बोलेंगे हम एच आर, एच आर, और नीचे लिख देंगे डीबी। इसका मतलब कि डीबी के सामने वाला एच आर, एच आर और उसके नीचे अगर ब्रैकेट में डीबी लिखा है, उसका मतलब कि डीबी के सामने वाला पॉइंट एच आर पे, उसको बोलेंगे एच आर डीबी। तो डीबी के सामने वाला पॉइंट एच आर पे, उसको बोलेंगे हम एच आर डीबी। ठीक है नहीं? तो बाकी ऐसी पॉइंट है, आप सब देखते रहना सिंगल लाइन डायग्राम में। मैं वहां पे कैलकुलेट कर देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि आप उद्देश्य समझ सकते हो देख देख के। इसको सिंगल लाइन डायग्राम अपना बना लो कॉपी पे, जैसे जैसे मैं आगे बोलूंगा आप कॉपी पे देखते जाना। ठीक है, चलिए शुरू किया है हमने डीबी से लेकर के एच आर डीबी तक। 1 मीटर का डिस्टेंस था, 2 बायर 2 मीटर हो गया। अब एच आर डीबी से एच आर एस बी वन तक मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए फिर भी दिखाना ही पड़ेगा बार बार आपको। एच आर डीबी का मतलब ये वाला पॉइंट, एस बी वन का एच आर मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर 2 बायर। ठीक है, तो वही लिखा है हमने, 1.5 मीटर 2 बायर 3 मीटर हो गया। अब एच आर एस बी वन से, यानी कि उस पट्टी से लेके नीचे को स्विच बोर्ड में आ गए, 4 वायर के साथ 1.25 मीटर 5 मीटर हो गया। और अब एच आर एस बी वन से बल्ब तक गए, 1.5 मीटर 3 बायर 4.5 मीटर हो गया। ये जो लिख रहा हूँ मैं एच आर एस बी वन बी वन, आप वहाँ पे हर चीज़ को चेक कर सकते हो आप। ये देखो एच आर एस बी वन का मतलब ये वाला पॉइंट, बी वन का मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर 3 बायर, वही मैंने वहाँ पे लिखा है देखो, 1.5 मीटर 1.5 मीटर 3 बायर 4.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब आगे बी वन से एफ वन तक आप डायग्राम में अपने देखो, जो नीचे कॉपी में बना रखा है आपने, अभी मैंने आपको बनाने को जो कहा था, 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, 2 बायर 5 मीटर हो गया। गाइस तेज तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब जो मेन मेन काम थे वो खत्म हो गए सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे एच आर एस बी टू से एस बी टू तक गए हम, 1.25 मीटर 8 बायर 10 मीटर हो गया। उसके बाद जैसे हम आगे गए, एच आर एस बी टू से बी टू तक गए हम, ये ऊपर देख लो 0.5 मीटर इंटू 4 बायर हो गया 2 मीटर। उसके बाद बी टू यानी कि दूसरे वाले बल्ब से, दूसरे वाले बल्ब से दूसरे वाले फैन तक गए, 2.5 मीटर 3 बायर 7.5 मीटर हो गया। जब हम इस वाले हिस्से को कैलकुलेट कर लेंगे ना, इस वाले हिस्से को पूरा, ये वाला हिस्सा, तब हमारे पास टोटल कंड्यूट निकल जाएगी। और जब हम इस वाले हिस्से को कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, तब हमारे पास टोटल बायर निकल जाएगा। आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है हमेशा कंड्यूट और बायर की कैलकुलेशन में, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। काफी लेंथी वीडियो हो गई ना, लेकिन गाइस मजे की वीडियो है, आपके पूरे काम की है, आपको एग्जाम में टॉप करा दूंगा अगर आप मेरे मेरे कहने से चलते रहे। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद एच आर एस बी टू से एच आर एस बी थ्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर 2 बायर। अब देख लो सब दिख रहा है डायग्राम में, जो आपने कॉपी में नीचे बनाने को कहा था मैंने आपको। एच आर एस बी टू से एच आर एस बी थ्री 3 मीटर 2 बायर 6 मीटर हो गया। अब उस वाले पॉइंट से नीचे को आएंगे स्विच बोर्ड में,
1.25 मीटर, 6 वायर, 6 कैसे 2 आए 4 गए, 7.5 मीटर हो गया। ओके गाइस, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद HRSB3 से B3 तक आधा मीटर, 4 वायर, 2 मीटर हो गया। B3 से F3 तक, ये B3 F3 क्या है पीछे डायग्राम में देखो यार, मैंने बना आपको कॉपी बनाने के लिए क्यों कहा है फिर, आप पहले कॉपी पे बनाओ उसको। 2.5 मीटर, 3 वायर, 7.5 मीटर। F3 से T2 2.5 मीटर, 2 वायर, 5 मीटर। बस सारा का सारा लग चुका है। गाइस बहुत मेहनत लगती है यार, वीडियो को पूरा देखा करो और स्किप मत किया करो, आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ। जितना तेज पता है, अगर इंटरनल वायरिंग का पूरा क्वेश्चन मैं भी करने बैठ जाऊँ तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, 40 मिनट तो पक्का लग जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, 40 मिनट में क्वेश्चन आपका भी निपटे ना, 20 नंबर 40 मिनट में लेके आना चाहते हो ना 50 में से, 30 नंबर 100 में से 40 मिनट के मायने रखते हैं ना, 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका, 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका। तो गाइस आप ही के काम का है सब, मेरे काम का नहीं है कुछ भी, आप ही के काम का है, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप ही वीडियो स्किप कर करके देखोगे तो कैसे बात बनेगी, वीडियो को पूरा देखा करो विदाउट एनी स्किप। चलिए, आपको मैंने बताया था पीछे भी कि जब हम इस वाले कॉलम को, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक को ऐड कर लेंगे तो टोटल कंड्यूट निकल जाएगी, और इस वाले ब्लॉक को ऐड कर लेंगे तो टोटल वायर निकल जाएगा। ऐसा वही करने वाले हैं। जब हमने सारे ये वाले कॉलम को ऐड किया गया तो टोटल कंड्यूट निकल के आई हमारे पास ये 24.75 मीटर। कितनी आई, 24.75 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने 2 जगह दीवार को क्रॉस किया है, तो दीवार को क्रॉस करने वाला भी लिख लेते हैं। हमने जो 2 जगह दीवार को क्रॉस भी किया है, तो 0.25 2 जगह 0.5 मीटर हो गया। अब अगर हम टोटल कंड्यूट ऑल ओवर ऐड करें तो वो निकल कर आइए हमारे पास ये 25, मैं आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखाता हूँ, 25.25 मीटर, 25.25 मीटर कंड्यूट निकल के आइए, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 26 मीटर भी लिख सकते हैं। इस कंड्यूट को हम अप्रोक्सीमेट 26 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सारे इसको ऐड किया और कुछ नहीं किया। अब वायर, अच्छा अभी 26 मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको, हमको जो 25.25 आई है, इसका जो है हमें 10% एक्स्ट्रा भी लेना पड़ता है। ये 10% एक्स्ट्रा क्यों लेना पड़ता है बच्चे, क्योंकि आप कंड्यूट को आप कहीं कहीं मोड़ते हैं, काटते हैं तो वो छिल जाती है, उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा हमेशा लेना पड़ेगा, वायर का भी कंड्यूट का भी। आप जो ओवरहेड लाइंस में 5% एक्स्ट्रा लेते थे वो बड़ी चीज थी, कम ले सकते हैं। यहाँ कंड्यूट ज्यादा छिलने के चांस रहते हैं, वायर बहुत छिलता है, इसीलिए आपको कंड्यूट और वायर 10% एक्स्ट्रा ही लेने पड़ेंगे। हमने वही काम किया है कि जब 25.25 का 10% एक्स्ट्रा लिया तो 2.525 हो गया, स्क्रीन पे देखो। उसके बाद जो टोटल हुआ वो हुआ 27.775 मीटर, 27.75 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 28 मीटर, वही हमने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 28 मीटर। तो टोटल कंड्यूट जो ऑल ओवर कंड्यूट आई एक्स्ट्रा लेने के बाद वो आई है हमारे पास 28 मीटर। ठीक है नहीं, 28 मीटर। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वायर की बात कर लेते हैं। वायर की बात करेंगे हम, तो हमने टोटल वायर निकाला तो आया 73 मीटर आया है, 73 मीटर आया। 10% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, 7.3 ऐड करके आया 80.3 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट 81 मीटर के बस। वो वायर और ये कैसे ऐड किया वो मैंने आपको दिखाई दिया था पीछे, ऐसा करके देखो। जब आप पीछे से ज़्यादा समझ में आएगा, जब आप इस वाले कॉलम को ऐड करते हो तो कंड्यूट निकलती है, इसको ऐड करते हो तो वायर निकलता है, और 10% दोनों का एक्स्ट्रा लेके टोटल निकल आता है। तो कंड्यूट कितनी हुई, कंड्यूट हुई 28 मीटर और वायर हुआ 81 मीटर। ओके गाइज, चलिए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल्स बनाने का काम। काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया है गाइज, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, इससे ज्यादा छोटा कुछ हो भी नहीं पाएगा। गाइज मैं कैमरा इधर खिसका देता हूँ ताकि आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, ये पहला कॉलम तो सीरियल नंबर का रहता है, आपको पता है इसमें। तो अच्छा गाइज, कंड्यूट कौन सी वाली यूज होगी यहाँ, उसके लिए एक टेबल आती है, और वो टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो। अच्छा बच्चे, कुछ लोग हैं अभी जिन्होंने मुझे ईमेल किया और मैं उनको मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ अब तक पहुँचाने की मटेरियल जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है नहीं, बस कुछ इशू है,
जिनकी वजह से नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा, बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल बनानी शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जब लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाएंगे तो जिस क्रम में मैंने मटेरियल लगाया है आपको उसी क्रम में लगाना है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत से स्टूडेंट को दिया था करने के लिए, कुछ ने मुझे करके दिखाया है और जिन लोगों ने करके दिखाया उनका नाम मेरे पास है, ठीक है नहीं। अब उनमें से भी किसी ने कंप्लीट नहीं किया था, वैसे जितना उन लोग को आता था उतना किया था, लेकिन मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप कंप्लीट क्वेश्चन देख सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं 5 एम्पियर 250 वोल्ट का मेन स्विच लगाएंगे पहले। 5 एम्पियर 250 वोल्ट का मेन स्विच लगाएंगे, एक लगाएंगे 125 रुपए का मिलता है, 125 हो गए। फिर डीबी लगाएंगे, एक 250 रुपए का मिलता है, 250 रुपए हो गए। इसी क्रम में लगाने जो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद कंड्यूट लगाएंगे, कंड्यूट 25 mm की आई है टेबल में देखने पर, टेबल आप मेरे से ले सकते हैं। 28 मीटर 15 रुपए मीटर मिलती है, 420 रुपए की हो गई। उसके बाद ये वाला वायर यूज करेंगे 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर। वायरिंग में, इंटरनल वायरिंग में एल्यूमिनियम का यही वाला वायर यूज करते हैं। 81 मीटर आया था, 2 रुपए मीटर मिलता है, 162 रुपए का हो गया। उसके बाद हम स्विच बोर्ड लगाएंगे, एक 30 रुपए का मिलता है, 30 रुपए हो गए। उसके बाद दो स्विच बोर्ड और लगेंगे, अभी 2 स्विच बोर्ड और लगेंगे, 40 रुपए के मिलते हैं, वो बड़े वाले होते हैं जिन पे सॉकेट लगेगा, वो 80 रुपए के हो गए। उसके बाद हम लगाएंगे सरफेस टाइप स्विच, 10 स्विच लगने हैं पूरे, 10 रुपए का एक मिलता है, 100 रुपए के हो गए। फिर हम लगाएंगे सॉकेट, 2 सॉकेट लगने, 15 रुपए का एक, 30 रुपए हो गए। फिर हम लगाएंगे होल्डर, 3 बल्ब के 3 होल्डर, 12 रुपए का एक, 36 रुपए हो गए। फिर हम लगाएंगे सीलिंग रोज, सीलिंग रोज होती है दरअसल बच्चे, सीलिंग रोज जो होती हैं वो होती है हमारे पास ट्यूबलाइट और फैन को सप्लाई देने के लिए होती है। तो 3 पंखे 2 ट्यूबलाइट, 5 हो गए ना, इसलिए 5 सीलिंग रोज लगेंगे, 8 रुपए की एक मिलती है, 40 रुपए की होगी। को कंड्यूट कपलर, कंड्यूट को जोड़ने के लिए कंड्यूट कपलर का यूज किया जाता है। इसको हम टोटल कंड्यूट को 5 से भाग कर देते हैं, जब हमने 28 को 5 से भाग किया तो 5 पॉइंट समथिंग आया, इसलिए हमने 6 कपलर लगाए यहाँ पे। 36 रुपए के 1 दर्जन कपलर मिलते हैं और ये दर्जन के पैकेट में ही आते हैं, उससे कम नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पे हमने 36 रुपए लगा दिए। कंड्यूट बैंड, अगर हमारे पास जो कंड्यूट कपलर आते हैं उससे हम 2 एक्स्ट्रा कंड्यूट बैंड लगा देते हैं ऐसे ही, वरना आप ये देख सकते हो कहाँ कहाँ पे हम मुड़े, कहाँ कहाँ पे हम नहीं मुड़े। कंड्यूट बैंड लगा सकते हो आप कपलर से 2 एक्स्ट्रा। कपलर कैसे निकाले, कंड्यूट को 5 से भाग किया, 5 से भाग ही क्यों किया, क्योंकि कंड्यूट जो होती है वो 5 मीटर की लंबाई में एक कंड्यूट आती है, 5 मीटर का एक टुकड़ा, 5 मीटर का दूसरा टुकड़ा, ऐसे करके उनको जोड़ना पड़ेगा। 5 से भाग किया और जो आया वो हमने लिख दिया, तो 5 पॉइंट समथिंग आया, 6 लिख दिया पूरा, लेकिन ये दर्जन का पूरा पैकेट आएगा इसलिए 36 रुपए। वैसे ही कंड्यूट बैंड 6 से 2 8 हो गए, एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा लगाओ, ये भी पूरे दर्जन आता है, 68 रुपए का हो गया। नेल्स का मतलब कीले वीले होती हैं अगर कहीं जरूरत पड़ी तो, इनका कोई क्वांटिटी नहीं होता फिक्स, ये केवल 20 रुपए की होती है। गाइस पूरी लिस्ट ऑफ मटेरियल बन चुकी है आपकी, आई होप। ये तो कुछ नहीं था खैर, जो मेन मेन चीजें थी वो आपको मैंने पहले क्लियर कर दी, इसलिए इतना टाइम लगा वीडियो में। ये तो लिस्ट बनानी तो आपको मैं कभी भी सिखा दूंगा आपके क्वेश्चन में भी, ठीक है नहीं। तो लिस्ट बन गई आपकी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर आपसे कहे कि मटेरियल लिस्ट बनाओ तब तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अगर आपसे वो कहता है कि टोटल लागत तो बताओ, तो आप इस वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, जो पीछे वाले को भी, इसको भी, इसको और इस वाले को ऐड कर देंगे। और जब मैंने ऐड किया तो मेरा आया है 1397 रुपये, 1397 रुपीज आया हमारा, 1397 रुपीज मटेरियल कॉस्ट हो गया। एक काम, जितने लोगों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था वो केवल यहाँ तक था और उसमें भी उनका आधा अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, 1397 रुपये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेबर कॉस्ट निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट की 15% होती है, लेबर कॉस्ट का मतलब मजदूरी जो उस वायरिंग को लगाने में लगेगी। तो मटेरियल कॉस्ट जो आई इसका 15% मजदूरी होती है। तो जब हम इस 1397 रुपये का 15% हमने निकाला तो 209 रुपये और 55 पैसे आए, 209 रुपीज एंड 55 पैसा आया। लेबर कॉस्ट हो गया कैलकुलेट। आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे इमरजेंसी कॉस्ट। इमरजेंसी कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो कि इमरजेंसी वर्क्स के लिए रखी जाती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज कम पड़ गई, बाद में लानी पड़ गई, उन सब चीजों के लिए इमरजेंसी कॉस्ट रखी जाती है।
ये 5% होती है मटेरियल कॉस्ट का, हमेशा 5% होती है। और जब हमने 5% निकाला तो 69 रुपीज एंड 85 पैसा आया, 69 रुपये और 85 पैसे, 69 रुपीज 85 पैसा ये आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमने इमरजेंसी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, मटेरियल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली ये वाली, और लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अब जब ये तीनों कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी हैं, हम अपने क्वेश्चन के आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं और बहुत ही जल्द हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है मेरे बच्चे। अब हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि होती है मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस इमरजेंसी कॉस्ट का सम। मटेरियल कॉस्ट निकाली, लेबर कॉस्ट निकाली, इमरजेंसी कॉस्ट निकाली, जोड़ दो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगी और आपके 20 नंबर अब जाके तैयार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, तो बात ये है कि सेकंड ईयर में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब इतना लेंथी नहीं पूछेंगे, वो आपसे पार्ट्स में पूछेंगे। जैसे वायरिंग प्लान बनवा सकते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम बनवा सकते हैं, और आपसे मटेरियल लिस्ट बनवा सकते हैं, या हो सकता है कि पूरी लागत पूछें, अलग अलग पार्ट्स में पूछेंगे 10-10 नंबर करके। ठीक है ना, चलिए। तो अब हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए लेबर कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को और इमरजेंसी कॉस्ट को ऐड कर दिया। और जब हमने इन तीनों कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास आया 1676 रुपये, 1676 एंड 40 पैसा। अब इस 40 पैसे को हम खत्म कर देते हैं और इसका पूरा रुपया बना देते हैं और 76 की जगह 77 कर देते हैं। तो कितना आया हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कितना आया हमारे पास, 16,000 वो 1677 रुपीज, 1677 रुपये। ओके गाइज वीडियो काफी लंबा था, आई होप मजा आया होगा। मैं आपका गुरु, आपका दोस्त रोहित आरब, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा। और गाइज अगर नहीं समझाए तो समझ जरूर लें, क्योंकि मेरे बच्चे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, आपको 2-4 बातें बताने वाला हूँ मैं। इसी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो आपका, या कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नीचे जो ईमेल आईडी दिया था, इस तरफ आप देख सकते हो, ये ईमेल आईडी दिया है मेरा, polytechnicstudy2019@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं गाइज। और बिंदास फ्री, बिल्कुल फ्री फील करें आप मुझे ईमेल करने में। मैं आई होप कि मुझे लगता है कि मैं हेल्पफुल हूँ, और काफ़ी लोग ये डिसाइड करेंगे कि मैं हेल्पफुल हूँ कि नहीं हूँ। गाइज कुछ ईमेल्स का मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके ईमेल का रिप्लाई मैं कभी ना कभी जरूर करूंगा, और आपको वो चीज़ जरूर प्रोवाइड कराऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है गाइस, ओके बच्चे, चलिए फिर जल्दी। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, इंटरनल वायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरनल वायरिंग को कहाँ से पढ़ोगे, इंटरनल वायरिंग जरूर पढ़ के जाओ, और इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में पूरी जान लगाई है आपको समझाने के लिए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, दूसरे लोगों से शेयर करके जाएंगे, और बहुत ही जल्द मैं और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा इंटरनल वायरिंग के, लेकिन वो पार्ट्स में होंगे, जो कि बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल ही कराऊंगा मैं। बस ये न्यूमेरिकल जो आज कराया, कम से कम 4 बार बोर्ड में आया है, और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांस है। ओके गाइज, चलिए गाइज, मिलते हैं फिर जल्दी ही किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। लॉकडाउन का भरपूर मजा लें पढ़ाई करने के साथ, पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके गाइज, चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।